एक विशेष संप्रदाय में हर पूर्णिमा की रात आकाश ऐसा लाल हो जाता था मानो खून के सागर में डूबा हो। यह दृश्य अत्यंत भयानक था। एक जर्जर कमरे के अंदर टपकते खून की आवाज लगातार गूंज रही थी, जिसे एक आदमी की हांफती सांसें और कसे हुए दांतों की आवाज बीच बीच में तोड़ रही थी। महिला नायिका का हाथ, जो एक वार करने के लिए उठा था, हवा में ही रुक गया। इस अप्रत्याशित हिचकिचाहट ने आदमी से एक व्यंग्यात्मक हंसी खींच ली। क्या हुआ? अब क्यों रुक गए? ठंडी हंसी ने महिला नायिका को चेतना की एक झलक में वापस ला दिया। वह खाली निगाहों से, हैरान, यह समझने में असमर्थ कि वह कहाँ है या क्या कर रही है, देखती रही। खून की तीखी गंध ने उसकी नासिका को भर दिया, जिससे उसकी उलझन और बढ़ गई। नीचे देखते हुए उसने भय के साथ महसूस किया कि वह एक छोटा चाकू पकड़े हुए थी, जो उसके सामने खड़े अजीब आदमी के दिल से निर्दयता से खून निकाल रहा था। उसने एक ठंडी हंसी छोड़ी। अगर तुम वो समय बर्बाद करोगी तो इस शिष्य के दिल का खून बेकार हो जाएगा। असल बात समझते ही नायिका की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने खड़ा यह आदमी उसे मालिक बुला रहा था। वो उलझन में थी। यह खूबसूरत आदमी मुझे मालिक क्यों कह रहा है? इसका मतलब ही क्या है? और यह दिल के खून की क्या बात है? चाकू पकड़े उसके हाथ कांप रहे थे। यह चाकू आखिर आया कहां से? मैं अभी सोकर उठा हूं और मेरी किस्मत में पहले से यही लिखा था। मैंने आंखें बंद की, खोली, और मैं एक खूनी कातिल बन गया। घबराकर उसने चाकू अपने पीछे फेंक दिया और हकलाते हुए माफी मांगने लगी। मुझे बहुत खेद है, सच में बहुत खेद है। ध्यान से देखने पर उसने देखा कि उस आदमी के हाथ उसके सिर के ऊपर लोहे की बेड़ियों से बंधे हुए थे। उसका चेहरा नफरत से विकृत था, एक ऐसा भाव जो उसे पूरी तरह निगल जाने का वादा करता था। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। भ्रम और घबराहट बनी रही। यह सब क्या हो रहा है? मैंने इस आकर्षक 8 पैक एब्स वाले युवा व्यक्ति को चाकू से क्यों मारा? इसका क्या मतलब है? अचानक इस शरीर के मूल मालिक की यादों का सैलाब उसके मन में उमड़ पड़ा। दर्द ने उसे लगभग उसके पैरों से गिरा ही दिया। टुकड़ों में बंटी छवियां एकत्रित हो गईं, जिससे उसे नव प्रवेशित आत्मा को कुछ समझ मिली। इस शरीर की मूल स्वामिनी वास्तव में इस व्यक्ति की स्वामिनी थी, लेकिन उसके इरादे उसके प्रति कतई शुभ नहीं थे। जब अन्य शिष्य आराम से जीवन जी रहे थे, तब यह व्यक्ति, शियाओजी चान, एक दास की तरह व्यवहार किया जाता था, उसकी हर इच्छा के अधीन। शिचान, आज रात पूर्णिमा है। तुम्हारी गुरु तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आई है। हाँ। हर पूनम शियाओजी चान एक जीते जागते दुस्वप्न का सामना करते थे। उन्हें अपनी मालकिन कहलाने वाली औरत की मनमानियों के आगे मजबूरन झुकना पड़ता था। मन में गुस्सा होने के बावजूद अपनी कमजोरी की वजह से वो विरोध नहीं कर पाते थे। जैसे ही उसने यादों के बचे हुए टुकड़ों को जोड़ा, महिला ली को एक पहचान की झलक महसूस हुई। नाम शियाओजी चान। यह नाम इतना परिचित क्यों लग रहा था? क्या उसने इसे पहले कहीं सुना था? एक पल के लिए उसने बेतहाशा सोचा, लेकिन फिर उसे समझ आ गया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह एहसास इतना बेतुका था, इतना अविश्वसनीय। xiao जिचान, क्या वह उस हास्यास्पद रूप से खूनी उपन्यास के पुरुष नायक का नाम नहीं था जिसे वह पढ़ना पसंद करती थी? उसकी नसें थकी हुई थी। वह जमीन पर गिर पड़ी। भयावह सच्चाई धीरे धीरे समा रही थी। वह एक किताब में प्रवेश कर चुकी थी। मूल मालिक की क्रूर हंसी अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, उसकी रीढ़ में सैरन पैदा कर रही थी। वह आगे पीछे टहल रही थी, खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। घबराओ मत, सोचो किताब में क्या लिखा था। कहानी के बिंदु उसके दिमाग में तेजी से लौट आए। मूल कहानी में जिस पात्र में वह अब निवास कर रही थी, उसका नाम नान थर्सडे था, जो शांतियन संप्रदाय के शीर्ष प्रतिभाओं में से एक थी, और वह एक परिवर्तित बिजली आत्मा जड़ के साथ जन्मी थी। और उस उपन्यास का पुरुष नायक कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति था जिसे उसने अभी अभी अपने सामने देखा था, याओजीचान। यह व्यक्ति उस समय एक बच्चा था, एक भोला और मासूम युवक था। नान थर्सडे ने अपने शरीर की ओर देखा, फिर एक शिष्य लेने के बहाने मुख्य पात्र शियाओ जिचान को वापस शियांटियन संप्रदाय में ले आया। शियाओ जिचान को विश्वास था कि वह महानता की ओर बढ़ रहा है, कि वह अनगिनत मार्शल आर्ट्स तकनीकें सीखेगा जिनके बारे में अन्य लोग केवल सपने देख सकते हैं, लेकिन वास्तविकता कहीं अधिक क्रूर थी। नान थर्सडे ने शियाओ जिचान को अपने साथ वापस लाने के बाद उसके शुद्ध यांग शरीर को कालकुठरी में कैद कर दिया। वहां शियाओ जिचान को न तो पर्याप्त भोजन मिला और न ही आरामदायक नींद। हर पूर्णिमा की रात नान थर्सडे निर्दयता और निर्ममता से प्रकट होते थे, अपने दिल से खून निकालते हुए। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका खून उसके अंदर के राक्षस को दबाने के लिए सबसे अच्छी दवा थी। नैन थर्सडे के कार्य पूरी तरह से निर्दयी थे, जैसे एक पिरान्हा, लेकिन मूल कहानी में इस क्रूर व्यवहार के बावजूद शियाओ जी चान ने अपनी चतुराई पर भरोसा करते हुए अप्रत्याशित रूप से स्वर्ण कोर चरण तक पहुंच बना ली। सिर्फ 3 महीने बाद अपनी नफरत से प्रेरित होकर और नैन थर्सडे की लापरवाही का फायदा उठाते हुए उसने उसे मार डाला। उस बिंदु से जुआन तियान संप्रदाय आधिकारिक रूप से नष्ट हो गया, आग की लपटों में घिरा हुआ। यह सब समझने के बाद महिला नायिका की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह गहराई से कांप उठी, अपने भाग्य के लिए डर गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। ओह मूंगफली, उसने सोचा, क्या मैं सच में इतनी दुष्ट हूं? नान थर्सडे,
जिनके पापों का प्रायश्चित अभी शुरू भी नहीं हुआ है। उनकी आंखें पास में बंधे आदमी की ओर चिंतित होकर देख रही थी, हर विवरण को ध्यान से ले रही थी। और वह सुंदर आदमी जो वहां धुएं में लटके मांस के टुकड़े की तरह लटका हुआ है, क्या वही मुझे तुरंत मौत की सजा सुनाने वाला है? शियाओजी चांद ने नान थर्सडे की नजर को महसूस किया। उसकी आंखें घृणा से भरी हुई, जलती हुई नफरत के साथ उसे घूर रही थी। महिला पात्र उसकी घूरती नजर से ठंडे पसीने में भीगी हुई मन ही मन कोसने लगी। स्वर्ग का चुना हुआ बच्चा। मुख्य पुरुष पात्र शियाओजी चांद। धिक्कार है तुम्हें। वह केवल ब्रह्मांड को एक ऐसा संकेत भेज सकती थी, कोई मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मारी जाऊंगी। जैसे ही उसने अपनी मौन प्रार्थना समाप्त की, उसने शाउट जी चांद के सिर के ऊपर एक बैंगनी पट्टी देखी, जो उसके प्रति उनके स्नेह स्तर को दिखा रही थी। -70। नैन थर्सडे ने खाली निगाहों से देखा, हैरान। यह क्या हो रहा है? नमस्ते। यह क्या है? यह किसी गेम के प्रोग्रेस बार जैसा है। उसने आंखें मली, पर प्रोग्रेस बार वही था। यह वाकई एक प्रोग्रेस बार है, उसने उत्साह से सोचा। पर इसका मतलब क्या है? उसने अपने हाथ पर ठुड्डी टिकाई और विचारों में खो गई। -70 स्नेह रेटिंग पर विचार करते हुए। कथानक के अनुसार शियाओ जिचान ने अपनी साधना स्तर को छुपा रखा है। अगर मुझे सही से याद है, तो वह पहले ही स्वर्ण कोर चरण तक पहुंच चुका है। जितना वह सोचती, उतनी ही चिंतित हो जाती। अगर उसे पता चल गया कि मैं असली मैन थर्सडे नहीं हूं, तो वह निश्चित रूप से मुझे वही मार डालेगा। थोड़ी देर की झिझक के बाद वह आगे बढ़ी और जमीन से एक छोटा चाकू उठा लिया। चीजें इस मुकाम पर आ गई हैं। मैं या तो कुछ नहीं कर सकता या पूरी तरह से कर सकता हूं। इस बार सब कुछ या कुछ भी नहीं। मैन थर्सडे में एक अजीब, माफी भरी मुस्कान दी। अरे दोस्त, तुम ठीक हो? चिंता मत करो, मास्टर तुम्हारी ये जंजीरें तुरंत हटा देंगे। उसने चाकू घुमाया, अपने नाममात्र के शिष्य को बांधने वाली जंजीरों को तोड़ने का प्रयास करते हुए, लेकिन चाहे उसने कितनी भी बार कोशिश की, जंजीरें अटूट रहीं। इस स्थिति ने उसे ठंडे पसीने में ला दिया। जियाओ जी चांद की बर्फीली नजरें अपने ऊपर महसूस करते हुए वह केवल नर्वस होकर हंस पाई। हाँ, आज से बस थोड़ा सा फिसल गया। उसने खुद को संभाला, इस शरीर में मौजूद सारी ताकत को इकट्ठा किया। चिंता मत करो, इस बार यह निश्चित रूप से काम करेगा। कुछ क्षण बाद जब उसने जंजीरों पर कुल 77 बार वार किया, फिर 9 बार और, तो गुरुवार को कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं दिखा। आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। उसने मुड़कर अपने हाथ में तलवार को देखा और सिसकी। धिक्कार है। क्या यह तलवार गहन लोहे से नहीं बनाई गई है? यह साधारण लोहे की जंजीर को भी क्यों नहीं काट पा रही है? जब वह निराशा में हाथ पैर मार रही थी, तो एक झंकार की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। नीचे देखने पर उसने देखा कि उसकी कलाई से एक चाबी लटक रही थी। वो अचानक खुश हो गई। हाँ, सही कहा, मैं ये कैसे भूल गई। चाबी पकड़कर वो घबराकर हंसते हुए शियाओ ज़िचान की तरफ मुड़ी। चिंता मत करो, मेरी बात बिल्कुल सच है। अपने कांपते हुए डर को दबाते हुए नान थर्सडे ने सावधानीपूर्वक शियाओ ज़िचान की जंजीरों को खोला। काम पूरा होने के बाद उसने एक सामान्य मुद्रा बनाई, भागने के लिए उत्सुक। अब तुम्हें इस कालकोठरी में रहने की जरूरत नहीं होगी, मैं अब जा रही हूँ। जियाउजी चांद उसकी पीछे हटती पीठ को ध्यान से देखता रहा। उसके व्यवहार में अचानक बदलाव को लेकर संदेह में। उसने पहले कभी उसके साथ दयालुता जैसा कुछ नहीं किया था। अपने पैरों को लड़खड़ाने से रोकने की कोशिश करते हुए नान थरसड़े कालकोठरी से भाग गई। सुरक्षित दूरी पर पहुंचते ही वह खुद को रोक नहीं पाई। उसके अंग शिथिल हो गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। वह बहुत करीब था, उसने हांफते हुए कहा। उसे वह उपन्यास स्पष्ट रूप से याद था जो उसने पढ़ा था। शियाओ जिचान छिपा हुआ पुरुष नायक था। उन सभी को हटाने के बाद जो उसका विरोध करते थे, उसकी अद्भुत साधना गति उसे 10,000 वर्षों में पहले व्यक्ति बना देगी जो पौराणिक अमर क्षेत्र तक पहुंचेगा। उसकी ठंडी नजर की याद उसके रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती थी। वह गोल गोल घूमते हुए समाधान के लिए अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी। मैं क्या करने जा रही हूँ? 3 महीने में न केवल मेरा सिर कलम कर दिया जाएगा, बल्कि पूरा संप्रदाय नष्ट हो जाएगा और मैं भी इसके साथ खींची जाऊंगी। जैसे ही घबराहट उसे घेरने लगी, एक विचार चमका। आहा, समझ गई, मुझ पर अभी कोई दैतिक संकट नहीं है। बस श्याओजी चांद के आरोहित होने तक छिपने की जगह चाहिए, फिर मैं बच जाऊंगी। अपनी योजना से उत्साहित उसने भागने के लिए दरवाजा खोला। हाँ हाँ, अगर भागना है तो मुझे अभी ही भागना होगा। नान थरसड़ी सियल ने तेजी से अपनी आत्मा तलवार को बुलाया। शियाओ जिचान के क्रोध से मुक्त भविष्य की कल्पना ने उसे उत्सुकता से भर दिया। अपनी तलवार पर कूदते हुए उसने आदेश दिया, चलो उड़े। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं गई थी कि बिजली की एक बौछार उस पर ऐसे गिरी जैसे पतंग की डोर कट गई हो। मैन थसड़े जमीन पर गिर पड़ी। चारों ओर बची हुई बिजली की चमक थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। गुस्से में उसने आसमान की ओर बीच की उंगली उठाई और चिल्लाई चिल्लाई, धत तेरी की, क्या शियाओ जिचान तुम्हारा पसंदीदा बेटा है या कुछ? क्या एक लड़की कहानी को बदल सकती है? इस हंगामे ने उसके वरिष्ठ मार्शल भाइयों का ध्यान खींचा। उसके ऊपर आकृतियां प्रकट हुई, उनकी आवाजों में चिंता भरी थी। जूनियर बहन, क्या हुआ? तुम पर बिजली क्यों गिरी? उसने बिना पलक झपकाए झूठ बोला, नाटकीय ढंग से इशारा करते हुए। जूनियर बहन यहाँ बस खुद को शुद्ध करने की कोशिश कर रही थी।
मुझे हाल ही में एक खास साधना विधि मिली है जिसे तड़ित साधना कहते हैं। यह मन के सारे विकार दूर कर सकती है, इसीलिए मैंने खुद पर बिजली गिरने दी। गुरु भाइयों, आप सब इसकी चिंता न करें। अंदर से नैन थरसड़े घबरा रही थी। उसकी सांस गले में अटक रही थी। कहानी पहले ही बदल चुकी थी, तो अब बहाना बना लेना ही बेहतर था। अगर चीजें बिगड़ गई तो इससे उसे बाद में समझाने से बचने में मदद मिलेगी। तीसरे सीनियर भाई लियू जिकिंग ने जब इस अजीब तरीके के बारे में सुना तो वे अपनी चिंता छिपा नहीं सके। शरीर के अंदर बिजली लाने का यह तरीका, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि इससे तुम्हारे जिस्म पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा? नान थर्सडे मुस्कुराकर उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करने लगे। चिंता मत करो वरिष्ठ भाइयों, मत भूलो कि मैं एक विशेष प्रकार की बिजली आत्मा रूथ हूँ। मैं स्वर्गीय बिजली को भी जीत सकती हूँ। जैसे उसकी स्पष्ट गड़ंत को फटकारने के लिए कुछ बिजली की चमके गगनभेदी गर्जना के साथ गिरी, जिससे नान थर्सडे चौंक गई। उसने ऊपर की ओर देखा तो पाया कि उसके वरिष्ठ भाई उसे गंभीर भावों के साथ घूर रहे थे। उसने हंसी को मजबूर किया। हालांकि बिजली तेज है, लेकिन इस तरह की बिजली मेरे लिए चिंता की कोई बात नहीं है। तीसरे वरिष्ठ भाई अंततः थोड़ा सहज होते दिखे। तो अच्छा है। जूनियर बहन, अपनी साधना में बहुत जल्दबाजी मत करना। तुम्हें अच्छी तरह आराम भी करना चाहिए। नान थर्सडे ने जोर से सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है। वह पूरी तरह से अनजान थी कि उनकी बातचीत और उसके बिजली से प्रभावित होने का दृश्य पास के पेड़ के पीछे छिपे शियाओ जिचान द्वारा शुरू से अंत तक देखा गया था। उसके भौहें सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में संदेह की झलक थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी जानबूझकर मेरी परीक्षा नहीं ले रही थी? क्या उसके अंदर के राक्षस सच में खत्म हो गए हैं? लेकिन उसने जल्दी से इस विचार को खारिज कर दिया। वर्षों के अत्याचार की यादें जो उसने उस पर किए थे, उसकी नफरत को भड़काती थी। पास ही खड़ी नान थर्सडे अचानक अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस करने लगी। एक अनहोनी की भावना उन पर हावी हो गई। अजीब, अचानक मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? छोड़कर जाना कोई विकल्प नहीं था। कोई और विकल्प न होने पर वह अपने कमरे में लौट आई। दरवाजे की चौखट पर ठुड्डी टिकाए उसने आसमान की ओर देखा और आ भरी। हालांकि मूल मालिक मध्यचरण के नवजात आत्मा क्षेत्र में था, मैं उसकी पूरी शक्ति तक नहीं पहुंच सकती, केवल उसकी यादों तक। इसलिए अभी मैं केवल मध्यचरण के स्वर्ण कोर क्षेत्र का उपयोग कर सकती हूँ। यह एहसास कि उसकी वर्तमान मामूली साधना स्तर शियाओ जिचान के लिए कोई मुकाबला नहीं था, उसे निराशा में डाल दिया। भागना भी कोई विकल्प नहीं था। आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट अभी भी गूंज रही थी और नान थर्सडे को बेहद दयनीय महसूस हो रहा था। वह बस बैठकर रो सकती थी। एक अच्छी तरह से रोने के बाद वह जीवन के बारे में सोचने लगी। अंत में शियाओ जिचान वास्तव में दुखद रूप से सुंदर और शक्तिशाली का प्रतीक है और हान महाद्वीप के 9 प्रांतों का राजकुमार है। लेकिन उनकी मां कंसोर्ट शियाओ का दर्जा निम्न था, इसलिए बचपन से ही उन्होंने हर तरह के अपमान और उपहास को सहा। उस समय मां और बेटे के पास केवल एक दूसरे का सहारा था। कंसोर्ट शियाओ इस डर से कि उसका बेटा शाही सत्ता संघर्ष की क्रूर चालों में फंस जाएगा, ने अपने दांत भिंचे और उसे श्वानतियान संप्रदाय में भेज दिया। हालांकि उसकी अनिच्छा थी। शियाओ जिजान अपनी मां से अलग होने पर दिल टूट गया था। उसने सोचा कि उसके कठिनाई के दिन खत्म हो गए हैं और अब वह शांति से साधना कर सकता है और फिर अपनी मां को बचाने लौट सकता है। इसने सोचा था कि वह भेड़िए की मान से बचकर बाघ की गुफा में प्रवेश करेगा, तो एक जीवित खजाना बन गया जिसने मूल मालिक के हाथों हर तरह की यातना सही। इस दुनिया में हर चीज के कर्मफल होते हैं। मूल मालिक की पदावनति किताब में शियाओ जिजान के हाथों में आंखें, वास्तव में उसने जो बोया था वही काट रही थी। और जब उसने अपनी स्थिति के बारे में सोचा तो नैन थर्सडे को गहरा अन्याय महसूस हुआ। उसने हवा में जोर से मुक्का मारा। लेकिन मुझे किसी और के पापों की सजा क्यों भुगतनी पड़े? यह तो अत्याचार है। अपने प्रकोप से थकी हुई वह ढह गई। उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। नहीं, मुझे अभी भी अपनी जान बचाने का कोई तरीका सोचना होगा। एक नया विचार उसके मन में आया। ताजदा, मुझे समझ आ गया। अगर उसकी नफरत चरम पर पहुंच गई तो शियाओ जी चांद मुझे मार डालेगा। तो मुझे बस उसके होल गांडू की पसंद को बढ़ाना है और वह नहीं करेगा। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतनी ही वह कहानी को बदलने के लिए उत्साहित हो गई। यदि स्वयं पुरुष नायक शियाओ जिचान कहानी बदलते हैं तो भले ही स्वर्ग किसी को दंडित करना चाहे, उसे ही करना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं अपनी छोटी सी जान बचा सकता हूँ। इसी विचार के साथ नान थर्सडे बिस्तर पर चढ़ गई और गहरी नींद में सो गई। वह गहरी नींद में थी कि दरवाजे के बाहर से जियाओ जी चांद की आवाज आई, जिससे वह चौंक कर जाग गई। मास्टर, आपके भोजन का समय हो गया है। क्योंकि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसका पेट गुड़गुड़ा रहा था। भोजन का नाम सुनते ही उसकी आंखें चमक उठीं और वह झट से बिस्तर से उतर गई। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। दरवाजे के बाहर शियाओ जी चांद बेरुख चेहरे के साथ हाथ में गर्मागर्म खाने की ट्रे लिए खड़ा था। अब जाकर नान थर्सडे को भी उसे ठीक से देखने का मौका मिला। उसकी सुंदरता सच में मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। उसकी तीखी फीनिक्स जैसी आंखें, ऊंची नाक, गोरा रंग और सुडौल काया वास्तव में मनमोहक। कि चांद नान थर्सडे की जांचती नजरों से बेहद नाखुश था।
और उसकी पसंदगी 10% और गिर गई। अगली बार को -80% तक गिरते देख नान थर्सडे का चेहरा उतर गया। हद तेरी की, मैंने आखिर किया क्या? मैंने उसे छुआ भी नहीं, बस बाईं ओर थप्पड़ मारा। उसकी पसंद फिर क्यों घट गई? मन में आया कि उसका सिर फोड़ दूं। शियाओ जी चांद, पागल हो क्या? अगर मैं कुछ बार और सोई तो तुम 3 महीने से पहले ही मुझे मार डालोगे, है ना? जब भी उसके मन में कोई बुरा ख्याल आता तो जोर से बादल गरजते, मानो सुधरने की चेतावनी दे रहे हों। लाचार होकर उसने अपनी निराशा को निगल लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो हीरो है तो हमेशा सही ही है। अब खुश? शियाओ जी चांद ऊपरी मेज पर बैठे थे। उनका चेहरा अब भी तना हुआ था। उसके खाने का इंतजार कर रहे थे। नैन थसरे उनके बीच की दूरी को पाटने के लिए कुछ बात करना चाहती थी। उन्होंने गला साफ किया और शुरू किया, अरे शिष्य। लेकिन उसने मुश्किल से 3 शब्द ही कहे थे कि शियाओ जी चांद की पसंदगी घटकर -83% पर आ गई। फिर गुरुवार को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अब क्या गड़बड़ है? वह असंतुष्ट होकर खड़ा हो गया। गुरु को इस शिष्य को नाम से बुलाना चाहिए। यह सुनकर उसे आखिर समझ आया कि उसकी पसंदगी क्यों घट गई। ओह ठीक है, अगर यही चाहते हो। उसने मन ही मन उसे कोसा। सिर्फ एक उपाधि के लिए 3 पॉइंट कम, यह भी कोई बात है? मैंने तुम्हें पिछले जन्म की तरह डार्लिंग नहीं कहा। मैं बदल तो रहा हूं। और क्या चाहिए तुम्हें, शैतान? हालांकि उसके भीतर के विचार अपशब्दों की बाढ़ थे। उसने एक समझदार गुरु का मुखौटा बनाए रखा और एक स्क्रॉल निकाला। जो खेती की तकनीक मैंने तुम्हें पहले दी थी, वह सिर्फ एक अधूरी हस्तलिखित प्रति थी। यह है श्वांतियान संप्रदाय की सच्ची खेती की तकनीक। यह कहते हुए उसने इसे शियाओ जिचान की ओर फेंक दिया। उसने इसे पकड़ा, कुछ हद तक आश्चर्यचकित दिख रहा था। उसकी पसंदगी थोड़ी बढ़ गई। नैन थर्सडे की आंखें चमक उठी। उसकी पसंदगी बढ़ाने की उम्मीद की एक झलक देखकर वह उसके करीब आई और मुस्कुराते हुए स्पष्ट किया, ऐसा नहीं था कि मैं पहले तुम्हें तकनीक सिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी लोकप्रियता में अपेक्षित वृद्धि के बजाय वह यह देखकर भयभीत हो गई कि यह और भी अधिक गिर गई थी। उसके मन में अनगिनत प्रश्न चिन्ह उभर आए। हेलो, अब क्या हो रहा है? चिल्लाओ। जी चांद ने पीछे हटते हुए उनके बीच दूरी बना ली। मास्टर, क्या और कुछ है? फिर गुरुवार ने उससे पास आने की हिम्मत नहीं की और लापरवाही से जाने को कह दिया। और कुछ नहीं, जाओ साधना करो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं उसे असली बात कैसे बता सकती हूँ? मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ? उसे दूर जाते हुए देखकर उसने सीने पर हाथ रखा और राहत की सांस ली। हे भगवान, वो सच में बहुत डरावना था। ये कैसा हीरो है भला? इतनी जल्दी इसका मूड बदल जाता है। पर मेरा तरीका बुरा तो नहीं है ना? खियाओ जेचांग की पसंद को वास्तव में सुधारा जा सकता है। उसे तब अच्छा लगता है जब मैं उसे उपहार देता हूँ। इसलिए मैं उसे उदारता से उपहार देता रहूंगा। उस समय खियाओ जेचांग रसोई में थे, बर्तन साफ कर रहे थे और धो रहे थे। नाश्ता खत्म करने के बाद नैन ने गुरुवार को अपनी ट्रे उठाई। उसने सचता से गला साफ किया और ट्रे को मेज पर रख दिया। मैंने खाना खत्म कर लिया है, उसने धीरे से कहा। अंदर ही अंदर वह चकित थी। यह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। यह आत्मा चावल साधारण चावल से पूरी तरह अलग है, सुगंधित और मीठा। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। खियाओ जिचान ने बर्तन धोने का काम खत्म किया और जल्दी से जाने के लिए मुड़ा, स्पष्ट रूप से अपने गुरु की उपस्थिति से बचने के लिए उत्सुक। रुको एक पल, उसने जल्दी से पुकारा। शियाओ जिचान ने अधीरता से अपना सिर घुमाया और उसे तीखी नजर दी। गुरु के क्या निर्देश हैं? उसने शांति से एक टोकन निकाला और उसे पहले दे दिया। मैं आंतरिक राक्षसों से परेशान था और स्पष्ट रूप से नहीं सोच रहा था। हालांकि मैंने तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार किया, मैंने तुम्हें कुछ भी मूल्यवान नहीं दिया है। शियाओ जिचान का चेहरा गहरा हो गया। मास्टर क्या कहना चाह रहे हैं? उसने ठंडे स्वर में पूछा। उसकी उदासीनता ने उसे निराश कर दिया। कुछ नहीं। उसकी आवाज का जोश ठंडा पड़ गया। तुम मेरे सीधे शिष्य हो। तुम्हारे कपड़े पुराने हो गए हैं। खाना खाकर इस टोकन से मुंह पीक जाओ और नए कपड़े ले आओ। उसने घबराकर टोकन मेज पर रखा। खियाओजी चांद की नजर टोकन पर गई और फिर उसने देखा कि अभी इस्तेमाल किया गया कटोरा पूरी तरह से साफ था। यह देखकर वह हैरान रह गया। उसे कटोरे को ध्यान से घूरते हुए देखकर उसने उसकी नजर का पीछा किया और हैरानी से पूछा, क्या बात है? उसने सोचकर बेरुखी से जवाब दिया, हाथ सामने जोड़े हुए, कुछ नहीं मास्टर। यह शिष्य विदा लेगा। खियाओ जिचांग के जाने के बाद भी नान थर्सडे का दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था कि भगवान, लगता है मैं सब समझ गई। मुख्य पात्र से निपटते समय मुझे कम बोलना और अधिक करना चाहिए। बहुत अधिक बात करने से निश्चित रूप से उसकी पसंद कम हो जाएगी। रसोई में बर्तनों को देखते हुए वह समान रूप से आश्चर्यचकित थी। यहाँ केवल मेरे कटोरे और चौपस्टिक ही क्यों है? क्या वो पहले अपने कपड़े लेने गया है, फिर खाने वापस आएगा? उसने जल्दी से इस ख्याल को मन से निकाल दिया। जो भी हो, अब से कम बोलने की कोशिश करनी है। मुझे बस उसे बहुत सारे अच्छे तोहफे देने हैं ताकि उसकी पसंद पड़ सके। फियाओजी चांद ने टोकन को हाथ में पकड़ा और विचारों में खो गया। यह महिला आखिर करना क्या चाहती है? जब से वह पंथ में आया था उसने कभी उसे नए कपड़ों के लिए नहीं कहा था। यहाँ तक कि उसकी तलवार भी एक मामूली सी थी जो दाखिले के वक्त मिली थी। उसने मन ही मन नान थर्सडे के पहले के शब्दों पर हंसी उड़ाई।
उसने कहा था। जब तुम खाना खत्म कर लो। उशांग पीक का आत्मा चावल केवल उसके लिए एक ही हिस्सा था। मेरा खाना कहाँ से आया होगा? जैसे ही वह वहां खड़ा सोच रहा था, एक साथी शिष्य की उपहास भरी हंसी उसके कानों में पड़ी, जिससे उसका चेहरा कठोर हो गया। अच्छा अच्छा, अगर यह आध्यात्मिक जड़ का कचरा नहीं है। जियाओजी चान। यह तिरस्कारपूर्ण आवाज चीरान की थी, जो आदतन उन पर हावी हो जाता था जो उससे कमजोर थे। जियाओजी चान, तुम मास्टर नान के सीधे शिष्य हो, फिर भी तुम अभी भी एक प्रवेश स्तर के शिष्य के हरे वस्त्र पहने हुए हो। इतना कंजूस। यह आदमी का जूनियर भाई भी वरिष्ठ भाई की आलोचना में शामिल हो रहा है ना? एक शिष्य ने ताना मारा। तुम पहले से ही जानते हो, तो पूछने की जरूरत क्या है? अमर मास्टर नान एक प्राकृतिक जन्मी दाव भ्रूण है, जो अपनी नींद में भी साधना कर सकती है। वह एक बेकार व्यक्ति को सीधा शिष्य क्यों बनाएंगे? एक और ने कहा, बिल्कुल सही। ह्युआन तियान संप्रदाय में हर कोई जानता है कि वह सिर्फ अमर गुरु नान का सेवक है। हा। उपहास और मजाक उड़ाए जाने पर शियाओ जिचांग का चेहरा काला पड़ गया। उसने ठंडे स्वर में पूछा, खत्म हो गया? अगर हो गया है, तो दफा हो जाओ। वो चैतान अपनी घमंड से क्रोधित होकर जवाब दिया, तुम अब भी उतने ही ढीठ हो जितने पहले थे। वो चाहे तान तियान की आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई दी। उसने अपनी तलवार खींची, एक चमकती हुई धार, और चुनौती दी, अगर तुम मेरी 3 बार सह सकते हो, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। जियाओ जिचान के जवाब देने से पहले ही क्यों चैतान ने आगे बढ़कर अपनी तलवार को एक शक्तिशाली चाप में उसकी ओर झुला दिया। जियाओ जिचान ने तेजी से अपनी तलवार खींचकर उस वार को रोक दिया। अपना लाभ उठाते हुए क्यों चैतन ने हमलों की बौछार कर दी, इससे शियाओ जिचान पीछे हटने पर मजबूर हो गया। उसने ताना मारा, बिना रुके, लगातार, आहा, तुम अभी भी बाहरी शिष्य के निम्नतर धर्म कलाकृतियों का उपयोग कर रहे हो। ऐसा लगता है कि अमर गुरु निन वास्तव में आपको कचरे से अधिक कुछ नहीं मानते। उसके शब्दों ने एक गहरी चोट पहुंचाई, जिससे शियाओजी चांद की नान थरसड़े के बारे में शंकाएं सही साबित हुई। तो उस दुष्ट महिला ने उसे अपमानित करने के लिए ही उसे निशानी दी थी। शियाओजी चांद की जर्जर ढकी हुई तलवार इस हमले को सहन नहीं कर सकी। अंततः उसकी सतह पर दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं, और एक तेज चटाक के साथ वह 2 टुकड़ों में टूट गया। कतियान ने विजय में गर्जना की। शियाओजी चांद की मृत्यु हो गई। उसने एक जबरदस्त किक मारी, जिससे शियाओजी चांद 20 मीटर दूर उड़ गए और जमीन पर जोर से गिर पड़े। अपनी जलती हुई क्रोध के बावजूद शियाओ जिचान ने एक नाजुक संयम बनाए रखा, खुद को याद दिलाते हुए, मैं नियंत्रण नहीं खो सकता। मैं अपनी असली ताकत प्रकट नहीं कर सकता जब तक मैं उस दुष्ट महिला के अधीन हूं। दृश्यनाथ थर्सडे की ओर स्थानांतरित हुआ, जो आराम से चाय और पेस्ट्री का आनंद ले रहे थे। आज सुबह उसे वह जेड स्लिप देने से उसकी पसंदगी तुरंत 8 अंक बढ़ गई। उसने सोचा, ये कपड़े कम से कम 20 के तो होंगे, है ना? ये विचार उसे प्रसन्न कर गया। उसकी योजना शियाओ जिचान को जीतने की सुचारू रूप से चल रही थी। आज 20, कल 20, जल्द ही मैं उसकी हत्यारी इच्छाओं को पूरी तरह से बुझा दूंगी। वह खुद से हंस रही थी जब बाहर से एक कमजोर आवाज आई, मास्टर। नान थर्सडे अचानक सीधी बैठ गई। वह वापस आ गया है। उसने जल्दी से खुद को संभाला और अधिकार का भाव अपनाया। अंदर आओ। शियाओ जिचान उसके सामने खड़ा था, पूरी तरह से अस्त व्यस्त। उसी समय उसकी लोकप्रियता तेजी से गिर गई, नकारात्मक 90 तक पहुंच गई। नान गुरुवार को स्तब्ध था। यह क्या? उसकी लोकप्रियता समाप्त नहीं हुई, पढ़ी नहीं, यह नकारात्मक 90 तक गिर गई, और वह घातक इरादे प्रकट कर रहा है। क्या हुआ? मन ही मन वो गिड़गिड़ा रही थी, प्लीज सर, मुझ पर थोड़ी कृपा कर दीजिए। अगर नहीं, तो कम से कम इसे और कम मत कीजिए। इस रफ्तार से अगर 10 अंक और गिरे, तो मैं कुत्ते का खाना बन जाऊंगी। खून की हल्की गंध उसके पास पहुंची, और उसने आखिरकार उसकी चोटों को देखा। कामती उंगली से इशारा करते हुए उसने पूछा, रुको, तुम खून से लथपथ और इन सभी चोटों में क्यों हो? क्या हुआ? शाओ जिचांग की आवाज में व्यंग्य टपक रहा था। क्या यही मास्टर का इरादा नहीं था? पूछने की जरूरत ही क्या है? नैन थर्सडे इस सवाल से पूरी तरह से हैरान थी। मेरा क्या मकसद हो सकता है? उसने सोचा। जियाओ जिचान की चुप्पी से परेशान होकर वह निराशा से भर गई, मानो उसे झकझोरकर होश में लाना चाहती हो। आखिर मेरा क्या मकसद हो सकता है? मैंने उसे कुछ नए कपड़े उपहार में दिए ताकि उसकी पसंद बढ़ सके। मेरे प्रति क्या यह मेरी गलती है? वो मुझे दोष क्यों दे रहा है? कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए उसने अपने हाथ पर ठुड्डी टिकाई और विचारों में खो गई। 1 मिनट रुको, उसने सोचा। मेरी गणनाओं के अनुसार वह एक त्यागा हुआ व्यक्ति है जिसे हर कोई नीचा समझता है। फिर भी वह इस शिखर पर एकमात्र प्रत्यक्ष शिष्य है। जरूर दूसरे लोग उससे जलते और चिढ़ते होंगे। जितना वो सोचती, उसका यकीन उतना ही पक्का होता। हाँ, बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि शियाओ जिचान को निशाना बनाया जा रहा है। उसकी नजरें शियाओ जिचान की ओर मुड़ गईं। उसके अलग थलग स्वभाव को देखते हुए उसे संदेह था कि उसने अपना संप्रदाय टोकन भी नहीं लिया था। उसने बड़ी मुश्किल से कमाए गए अनुकूलता अंक खोते देखे, जिससे उसके भीतर गुस्से की एक नई लहर उठी। उसने मेज पर हाथ मारा। मेरे साथ आओ। मन ही मन नैन थर्सडे ने अदृश्य विरोधी को लाखों बार कोसा।
मैं देखना चाहती हूँ कि कौन दुष्ट मुझसे विरोध करने और मेरी लोकप्रियता रेटिंग को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है। दरवाजे तक पहुंचकर उसने अपनी आत्मा तलवार को बुलाया। वह तलवार पर सवार हुई, केवल एक विचलित करने वाला दृश्य देखने के लिए। शियाओ जिचान कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। हेलो, वह कहाँ है? उसे अभी भी उसी जगह खड़ा देखकर उसने कहा, किसका इंतजार कर रहे हो? यहाँ आओ। एक निराशा भरी आंख के साथ शियाओ जिचान ने अपनी जर्जर तलवार निकाली और उड़ान भरने की तैयारी की। नान थर्सडे पूरी तरह से जर्जर हो चुकी तलवार की स्थिति को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। क्या वह फटी पुरानी चीज वास्तव में एक उड़ने वाली तलवार है? सहानुभूति की लहर से अभिभूत होकर और शियाओ जी चान के पास गई और उसके कंधे पर थपथपाया। मैं समझता हूं कि तुमने ओरिजिनल नान थर्सडे से इतनी नफरत क्यों की। अपने ही शिष्य के साथ ऐसा व्यवहार करना माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने जैसा है। उसकी दयालु दृष्टि को महसूस करते हुए शियाओ जी चान अंदर ही अंदर नकली सहानुभूति से भड़क उठे। क्या यह सब उसकी गलती नहीं है? जब वह नाराजगी में उबल रहा था तो उसकी आंखों के सामने एक शानदार तलवार प्रकट हुई, जिससे वह अवाक रह गया। नैन थर्सडे ने अनायास कहा, इसे ले लो, मुझे शर्मिंदा मत करो। अपनी आंखें कई बार मलते हुए शियाओ जिचान ने पुष्टि की कि उसके सामने की तलवार वास्तव में एक उच्च श्रेणी का जादुई खजाना थी। नान थर्सडे उसकी प्रतिक्रिया से अत्यंत संतुष्ट होकर बोले, खैर बुरा नहीं है ना? हालांकि तलवार को स्वीकार करने की उसकी तीव्र इच्छा थी। शियाओ जी चान ने अनिच्छा का नाटक किया। गुरु, क्या आपने भूल गए हैं? केवल वे ही जो स्वर्णकोर चरण तक पहुंच चुके हैं जादुई खजानों का उपयोग कर सकते हैं। मैंने अभी अभी नींद स्थापना तक ही पहुंचा हूं, इसलिए मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। यार, गुरुवार को छल को भांपते हुए ऐसा ही सोचा। वह अपनी असली ताकत को अब तक छुपा रहा था। वो अपनी चाल जाहिर नहीं करना चाहती थी, कहीं शियाओ जिचान की तलवार का निशाना न बन जाए। इसलिए उसने एक और तलवार निकाली। मैं सच में भूल गई थी। इसके बजाय ये आला दर्जे का रूहानी हथियार लो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। दूसरी लौटाने की जरूरत नहीं, उसे बाद के लिए रख लो। अप्रत्याशित लाभ देखकर शियाओ जी चान ने तुरंत स्वीकार कर लिया। धन्यवाद मास्टर। नान थर्सडे ने अपनी प्रगति पट्टी पर नजर डाली और उसका दिल डूब गया। तो उपहार और केवल 10 अंकों की अनुकूलता में वृद्धि, यह व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। तलवार की समस्या सुलझने के बाद नान थर्सडे और शियाओ जी चान ने अपनी तलवारें संभाली और अपने अज्ञात प्रतिद्वंद्वी की ओर उड़ चले। हालांकि उसका चेहरा एक भावहीन मुखौटा बना रहा, शियाओ जी चान का दिल एक शांत खुशी से उछल पड़ा। उसका उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार वास्तव में अद्वितीय था, उपयोग में सरल और शक्तिशाली। उसके आगे नान थर्सडे, उसके अमर गुरु, अपनी तलवार पर सहजता से फिसल रही थी। नीले आकाश में तैरते बादलों को शांति से निहारते हुए शाओजी चांद की तीव्र दृष्टि उस पर टिकी रही। उस शांत बाहरी रूप के पीछे कौन से विचार घूम रहे हैं, वह अनुमान नहीं लगा सकी। उसकी तीव्र दृष्टि को महसूस करते हुए नैन थर्सडे ने मान लिया कि यह उसके उदार उपहार के लिए आभार था। उसके होंठों पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान खेल रही थी। तो तुमने आखिरकार मेरी उदारता को पहचान ही लिया, है ना? उसने सोचा। उसके पीछे शियाओजी चांद ने अपने दांत भींच लिए, अपनी शांति बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए। शियाओजी चांद, उसकी बाहरी दिखावट से धोखा मत खाओ, उसने खुद से कठोरता से कहा। क्या तुमने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा? नाराजगी, एक कड़वा ज्वार उसके भीतर उमड़ पड़ा। उसकी भावनाओं में बदलाव इतना स्पष्ट था कि नैन थर्सडे ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक झटका सा लगा। सिर्फ 2 बार देखने पर ही उसकी पसंद में 5 अंक की गिरावट आ गई। उसने मन ही मन अफसोस किया, क्या वह सच में मुझसे इतनी नफरत करता है? वे तेजी से अपने गंतव्य देश पहुंच गए। जैसे ही नान थर्सडे उतरी, उन्होंने अपने हाथों को कमर पर रखा और गर्जी, तुम में से किसने मेरे शिष्य को चोट पहुंचाने की हिम्मत की? इकट्ठे हुए शिष्यों ने उसके से निकलती घातक आभा को महसूस करते हुए चिंतित नजरों से एक दूसरे की ओर देखा। उनके माथे पर पसीना छलक आया। उनकी चुप्पी देखकर नैन थर्सडे ने धमकी भरे अंदाज में अपनी चाबुक चटकाई। तो क्या तुम मुझे जवाब देने वाले हो? इस तीव्र दबाव के तहत 3 शिष्य कांपने और हकलाने लगे। अमर गुरु नान, वही जिन्होंने जिन्होंने वरिष्ठ शिष्य शियो को घायल किया। यह था, यह वंदनीय झांग फोंग का पहला शिष्य था। टूचीरान। क्यूरान। टूचीरान कौन है? नान थर्सडे ने तेजी से कहा, उन पर उंगली उठाते हुए। मुझे उसके पास ले चलो। अपने आंगन में क्यूचीरान आने वाले खतरे से अनजान साधना में लीन था। अंततः मैं फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में पहुंच गया, उसने सोचा। उसके भीतर एक रोमांच दौड़ गया। बस एक और कदम और मैं गोल्डन कोर तक पहुंच जाऊंगा। इस बार मैं सफल होऊंगा। जैसे ही उसने अपने भीतर की बाधा को टूटते हुए महसूस किया, एक तलवार भयंकर ताकत के साथ उसकी ओर तेजी से बढ़ी। निर्दयी प्रहार ने उसकी एकाग्रता को चकनाचूर कर दिया। उसकी ताकत ने उसे झकझोर कर रख दिया। उसने खून का एक घूंट उगला। उसके आंतरिक अंग विरोध में चिल्ला उठे, बाधित होने पर क्रोधित होकर फट पड़े। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में वह गरजा, कौन अंधा है जो मेरी सफलता को बर्बाद करने की हिम्मत करता है? फिर गुरुवार को उसका चेहरा बर्फीले क्रोध का मुखौटा बना हुआ। उसने उसे ठंडी नजरों से घूरा, क्या तुम वही हो जिसने मेरे शिष्य को चोट पहुंचाई?
यह समझकर कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि ईरान मुश्किल से खड़ा हुआ और सम्मान से हाथ जोड़े। अमर गुरु, आप गलत समझ रहे हैं, उसने बड़ी सहजता से कहा। मैंने वरिष्ठ शिष्यों को कुछ समय से नहीं देखा। कुछ समय से? मैं तो बस आपका मार्गदर्शन चाहता था। मैंने सोचा नहीं था कि वो एक ही बार में घायल हो जाएगा। ये गलती से हो गया। मन ही मन क्यों ईरान ने उसका उपहास किया। कितना दयनीय है, अपना बचाव तक नहीं कर सकता, और अब अमर गुरु नान से मदद मांगने दौड़ पड़ा। उसका अहंकारी व्यवहार गुरुवार को नान को क्रोधित कर गया। यह दो मुहा साफ, उसने सोचा। उसकी आंखें जल रही थी। एक झटके में मुझे 10 पसंद अंक होने पड़े। वह इसे तत्काल गलतफहमी कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है। शायद मुझे खुद तुम्हें मार्गदर्शन देना चाहिए, उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा हाथ में भरते हुए कहा। क्योंकि ईरान कांप उठा, उसकी आंखों में डर था। अमर गुरु, आपका क्या मतलब है? वह पीछे हटते हुए हकलाया। तुमने कहा था कि मेरा शिष्य तुम्हारे एक वार का भी सामना नहीं कर सकता। एन थर्सडे ने ठंडे स्वर में कहा। मैं न्याय में विश्वास करती हूँ, तुम्हें मुझसे केवल एक वार मिलेगा। यह कहकर उसने अपनी चाबुक उठाई। रैन के चेहरे पर आतंक छा गया जब उसने कोड़े की ओर देखा। उसका चेहरा पसीने से तर था। नान थर्सडे बिना किसी दया के प्रहार कर रहा था, जैसे कि एक धागे से लटका हो। जैसे ही क्यू चाटियन ने सोचा कि उसकी किस्मत तय हो गई है, एक और शक्ति ने हस्तक्षेप किया, घोड़े को मारने से पहले ही रोक दिया। एक अत्यंत विशाल मजबूत व्यक्ति ने क्यू चाटियन को ढाल बना लिया, महिला से बेतहाशा विनती करते हुए। बुजुर्ग, आप नहीं कर सकते। आपकी एक कोड़ा मार से भी एक नवजात आत्मा मर सकती है। आत्मा साधक, वह तो बस एक गोल्डन कोर शिष्य है, पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुआ। क्या तुम उसकी जान लेने की कोशिश नहीं कर रहे? हाथ बांधे नैन थर्सडे ने पूछा। और तुम कौन हो? जुन चांगफेंग ने सिर झुकाया और अपना परिचय दिया। बड़े, यह शिष्य उनके गुरु हैं, और वो पीक के स्वामी शी फांगसिंग के तीसरे शिष्य भी हैं। फिर गुरुवार की भौहें सिकुड़ गई। तो तुम इस छोटे बदमाश के गुरु हो? उसने फिर से अपनी तलवार लहराई। उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। तुम्हारे शिष्य ने मेरे शिष्य से मार्गदर्शन मांगा। तुम इतने चिंतित क्यों हो? अगर मैं सच में उसकी जान लेना चाहती, तो क्या तुम एक भी राग को रोक सकते थे? गुरु और शिष्य दोनों का चेहरा पीला पड़ गया। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। गुरु ने अपने प्रतिशोधी शिष्य की ओर नाराजगी भरी नजर डाली। फिर एक समझौता करने वाली मुस्कान के साथ उन्होंने कहा कि यह एक गलतफहमी थी। बुजुर्ग, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मैं माफी चाहती हूँ कि आपको मेरे अनुशासनहीन शिष्य को अनुशासित करने के लिए इतनी दूर आना पड़ा। नान थर्सडे ने शियाओजी चांद की ओर इशारा किया। उनकी आवाज में अधिकार था। यह कोई बड़ी बात नहीं है। आपके शिष्य ने मेरे शिष्य से मार्गदर्शन मांगा, पर मेरा शिष्य लड़ाई में बिल्कुल माहिर नहीं है, इसलिए मुझे खुद ही आना पड़ा। उसे निराश तो नहीं कर सकता था ना? गुरु ने अपने शिष्य को घूरते हुए मुश्किल से गुस्सा दबाया। फिर अपना क्रोध निकलकर वह आदर से झुके। इस मामले में यह वास्तव में मेरे शिष्य की गलती थी। मैं उसे कड़ी सजा दूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि यह फिर कभी न हो। सच में, हर शरारती बच्चे के पीछे एक सुरक्षात्मक वयस्क होता है। बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए उसने मुआवजे के रूप में 2 खजाने प्रस्तुत किए। ये 3 उच्च श्रेणी के युआन डैन गोलियां हैं, जो शिष्य श्याओ के लिए मेरिडियन को संतुलित करने और चोटों को ठीक करने में मदद करती हैं। इसके अलावा यहाँ 200 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर एक छोटी सी माफी के रूप में है। नान थर्सडे शियाओजी चांद की ओर मुड़े, आवाज के माध्यम से संचार करते हुए। तुम क्या चाहते हो? मुआवजा, या अपने गुस्से को निकालने के लिए एक लड़ाई? शियाओजी चांद ने भौहें चढ़ाई और चुप रहे। नान थर्सडे रुकी, मानते हुए कि वह आवाज के संचार को नहीं समझते। खुद को संभालते हुए उन्होंने अंदर ही अंदर आह भरी। आखिरकार खुद से सीखा है, आवाज का संचार नहीं जानते। प्यारा मासूम, यह सोचकर उसने धीरे से कहा। तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं। अगर मुआवजा चाहिए तो 2 कदम आगे बढ़ो, और लड़ना है तो वही खड़े रहो। इसी कारणवश जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शियाओजी चांद की उसके प्रति पसंद अचानक गिर गई। नैन थर्सडे ने ठंडे पसीने का अनुभव किया, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो, या फिर से गिर रहा है। यह लोकप्रियता रेटिंग कांच से भी पतली है, जो हल्के से स्पर्श में टूटने को तैयार है। जैसे ही वह हार मानने वाली थी, शियाओजी चांद की आवाज उसके कानों में गूंजी। यह शिष्य चाहता है, दोनों चाहता है। उसके होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। बिल्कुल, बच्चे हमेशा दोनों चीजें चाहते हैं। उसने अपनी कलाई के एक झटके से दिए गए सामान को इकट्ठा किया और उन्हें शियाओ जिचांग को सौंप दिया, जिसने जल्दी से उन्हें अपनी पोशाक में छुपा लिया। उससे निपटने के बाद उसने कुछ बार धीरे से खांसी की, फिर मोटे गुरु की ओर मुड़ी। आपका शिष्य इंद्रमाइन मुआवजा बकाया है, लेकिन उसने अवज्ञा का कार्य भी किया। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मोटे गुरु को देखना इतना आसान था, क्योंकि ईरान के शिक्षक को नान थर्सडे के रवैये में अचानक बदलाव पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका चेहरा आक्रोश का मुखौटा बना हुआ था। उसने दांत पीसते हुए वरिष्ठता के अनुसार उसे चुनौती दी, क्योंकि ईरान स्पष्ट रूप से गलत था। फिर एक साधारण गुरु इसे कैसे संभालने का इरादा रखता है? उसने मांग की। सिंपोन नादू जिप्लीगुली, न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं अपनी साधना को दबा दूंगा। उसे केवल मेरी एक ही चोट सहनी होगी, क्योंकि ईरान को आतंक ने जकड़ लिया।
उसने अपने गुरु की ओर मजबूती से पकड़ बनाई, आस्तीन को बेताबी से खींचते हुए। गुरु, वह एक अमर गुरु है जिसके पास एक विशेष आध्यात्मिक जड़ है, जन्म से ही एक नवजात दाव भ्रूण के साथ। मैं मर जाऊंगा। उसके गुरु ने बिना हिले उसका हाथ झटक दिया। उद्दंड शिष्य, तुमने अपने वरिष्ठ का अपमान किया है। भले ही नश्वर गुरु नान आपको माफ कर दे, अनुशासनात्मक हॉल इतना उदार नहीं होगा। अपने मालिक का इरादा देखकर क्यूई रैंड का चेहरा उतर गया और उसने ना चाहते हुए हुक्म माना। फिर वो अपनी गलती मानकर घुटनों पर बैठ गया। ये सेवक अपनी भूल जानता है और सजा कबूल करता है। नान थरसड़े के आसपास जोर से बिजली कड़क रही थी। अपनी हथेली के शक्तिशाली झटके से उसने क्यूई रैंड को मारा। वह दर्द से चिल्लाया। उसके होंठों से खून की बौछार निकली। जैसे ही वह कटी हुई पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ा, उसका गुरु उसकी ओर दौड़ा। क्यूई रैंड, सहन करो। नान थर्सडे की आवाज अधिकार के साथ गूंज उठी जब उसने अपना हाथ वापस खींचा। मुझे स्पष्ट करने दे। शियाओ जी चान मेरा एकमात्र प्रत्यक्ष शिष्य है। मेरी पिछली हस्तक्षेप की कमी का कारण मन और आत्मा की खेती की आवश्यकता थी। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आज से आगे उसे धमकाने वालों को सहन करूंगा। उस पर कोई भी अपमान मेरे लिए अपमान है। लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी की कदर नहीं करते, वे मुझे आजमाए। उसकी घोषणा ने दर्शकों के बीच एक झटका सा पैदा कर दिया। हवा में चिंता का माहौल छा गया। समाप्त करके वह मुड़ी और अपने शिष्य के साथ चली गई। उनके पीछे दो आकृतियां गहराई से झुकी। हम आपके शब्दों को याद रखेंगे, अमर गुरु। अकेले होते ही मोटे गुरु ने जल्दी से अपने शिष्य के लिए एक गोली निकाली। यह लो, एक आत्मा संग्रहण गोली। इसे लो और स्वस्थ हो जाओ। उन्होंने क्यू ईरान को उपदेश दिया। यहां तक कि एक कुत्ता भी अपने मालिक को पहचानता और सम्मान करता है। शियाओ जी चांद को फिर से उकसाओ मत। चो ईरान ने गोली निगल ली। कड़वी नाराजगी से उसके चेहरे पर शिकन आ गई। लेकिन अगर मुझे उस कुत्ते पर वार करना पड़े तो। उसके मालिक की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। फिर अपनी पहचान छुपाओ और उस कुत्ते को मार डालो जब उसका मालिक अनुपस्थित हो। इस तरह भले ही वे बदला लेना चाहें, उन्हें यह नहीं पता होगा कि किसे निशाना बनाना है। क्यूई रैन ने तेजी से रणनीति को समझ लिया। उसकी नजरें शाओ जी चांग के पीछे हटते हुए आकृति पर टिकी थी, नफरत से भरी हुई। धन्यवाद गुरुजी, मैं समझ गया। ऊपर से दो प्रस्थान करती आकृतियां नीचे के दृश्य को देख रही थी। हालांकि बातचीत अनसुनी रह गई जब नैन थर्सडे ने अपनी तलवार चलाई। उसके विचार मंथन कर रहे थे। वह वार अनुकूलता अंकों में गिरावट का बदला लेने के लिए था। लेकिन फिर भी मैंने उसकी रक्षा की है ना, और मेरे शब्द पिछले साल मेरी अनुपस्थिति को पूरी तरह से समझाते हैं। उसके होंठों पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी, होंठ जो आश्वस्त थे कि शियाओ जिचान अंततः अपनी नाराजगी को छोड़ देंगे। मैं कितनी शानदार हूं। उसने शियाओ जिचान की ओर तिरछी नजर डाली। निश्चित रूप से इतनी स्पष्ट प्रस्तुति के बाद उसकी पसंदगी बढ़ गई होगी, है ना? उसे पता नहीं था, लेकिन शियाओ जिचान की पसंदगी वास्तव में थोड़ी बढ़ गई थी। हालांकि केवल थोड़ी, और अभी भी निराशाजनक 65% पर थी। फिर गुरुवार को उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक ही मिनट में 21 अनुकूलता अंक। और कितनी अच्छी इंसान थी। एक सच्ची बुद्ध जो सभी प्राणियों के लिए शांति ला रही थी। इस क्षणिक आनंद में डूबी हुई वह अचानक ठिठक गई। एक गंभीर समस्या उस पर उभर आई। रुको, एक सेकंड रुको। उसे याद आया कि कल जेल में उसकी पसंदगी -70 पर थी। मतलब अपनी सारी कोशिशों और आधे दिन की भागदौड़ के बाद उसे बस 5 मामूली से अंक मिले थे। वो जितना इस बारे में सोचती, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। गुस्से में उसका चेहरा तमतमा उठा और वो मन ही मन कोसने लगी। मनहूस शियाओ जिचान। उसकी कंजूसी का कोई जवाब नहीं था। जब शियाओ जिचान को नान थर्सडे के साथ चलते देखा तो अनगिनत शिष्य इकट्ठा हो गए और गपशप करने लगे। ईर्ष्या भरी फुसफुसाहटें हवा में भर गईं। मैं सोचता हूं कि उस नौकर लड़के ने कौन से चाले चली जो इतनी किस्मत पाली। यस, क्या तुम वो सुंदर चेहरा नहीं देख सकते? अमर गुरु का दिल टूट गया है, तुम्हें पता है? एक अविश्वासी शिष्य ने पूछा। अमर गुरु नान ने वास्तव में उसका समर्थन किया। इस बीच नान गुरुवार ने इधर उधर देखा। यह तय नहीं कर पा रहे थे कि कहां जाएं। उसकी हिचकिचाहट देखकर शियाओ जी चांद ने उसकी खामोशी का गलत मतलब निकाल लिया। उसे लगा वह वो के पास वापस जाना चाहती है, जो उसे और भी ज्यादा जलील करने और सबके सामने फिर से मजाक बनाने के मौके की ताक में था। उसकी झुंझलाहट चरम पर थी जब नैन थर्सडे की कोमल आवाज उसके कानों तक पहुंची। उसने एक निजी आवाज प्रसारण के माध्यम से अपना सवाल पूछा। नए वस्त्र कहाँ वितरित होते हैं? वहां कैसे पहुंचूं? मुझे रास्ता भूल गया है। भीड़ से घबराकर भी उसने शांत रहने की कोशिश की। हे भगवान, मैं बिल्कुल खो गई हूं। अब मैं क्या करूंगी? उसने मदद की उम्मीद में शियाओ जी चांद को देखा, पर वो बेपरवाह सा चुप रहा। उसका ये रवैया उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। वह अभागा शियाओ जी चांद उसे इतना छोटा, असहाय और दयनीय महसूस करा रहा था। दयनीय, फिर भी वह अडिग रहा। जैसे ही वह बिना किसी उद्देश्य के भटकने वाली थी, शियाओ जी चांद की आवाज उसे एक आवाज प्रसारण के माध्यम से सुनाई दी। आगे बाईं ओर मुड़ो, सीधे जाओ। यह दाईं ओर तीसरी इमारत है। शियाओ जी चांद के निर्देशों का पालन करते हुए नान थर्सडे जल्दी से अपनी मंजिल पर पहुंच गई। दुनियावी मामलों से अनजान, उसे इस सामान्य मामलों के हॉल का उद्देश्य नहीं पता था।
सिवाय वस्त्र वितरित करने के। उसके आगमन की खबर सुनकर अंदर मौजूद नान तुरंत उसे अभिवादन करने के लिए बाहर आ गए। अमर गुरु नान, हम दूर से आपका स्वागत न कर पाने के लिए क्षमा चाहते हैं। कृपया हमारे असम्मान को क्षमा करें। यह बिल्कुल ठीक है। उसने शियाओजी चांद की ओर इशारा किया और शांत स्वर में कहा, मैं अपने शिष्य के साथ कुछ चीजें लेने आई हूँ। शियाओजी चांद ने तुरंत साथ दिया, हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी वरिष्ठ बहन यहाँ मेरी चोगे लेने आई है। पिछले कुछ दिनों से अंदर के तीनों आदमी ऐसे तनाव में आ गए जैसे उन्हें नीचे खाली पत्ता मिला हो। नेता ने हकलाते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों से? अमर गुरु नान, आपका क्या मतलब है? नान थर्सडे ने आराम से आंखें बंद की। जैसा वो कहता है वैसा ही करो। वो आदमी न चाहते हुए भी उनका विरोध नहीं कर पाया। एक पल रुकिए अमर गुरु, हम उन्हें लाते हैं। जैसे ही बाकी दो आदमी जल्दी से चले गए, वे बड़बड़ाए, हमने पहले ही उस निकम्मे की चोगे आपस में बांट लिए हैं। अब हम उसे क्या दें? क्या वह हमसे उम्मीद करती है कि हम सभी चोगों का मुआवजा दें, क्योंकि जो उसे शुरू से मिलने चाहिए थे? ये एक महत्वपूर्ण मात्रा है, आप जानते हैं। नेता का चेहरा और भी गहरा हो गया। उन्हें इतनी सारी चोगे कहां से मिलेंगी? लगभग एक पूरी अगरबत्ती जलने तक वे वापस नहीं आए। हमें प्रतीक्षा के लिए खेद है अमर गुरु नान। यहाँ शिष्य झाओ के वस्त्र हैं, जिसमें उनके नियमित आवंटन और औपचारिक पोशाक शामिल है। आदमी ने मजबूरी में मुस्कान दी और जोड़ा, और यहाँ 15 मध्यम श्रेणी के आत्मा पत्थर हैं। हम आशा करते हैं कि अमर गुरु नान इस छोटे से चूक को नजरअंदाज करेंगे। चाओजी चांद की पसंदगी इन मामूली भेंटों को देखकर कम हो गई। कठिनाई से जीती गई बढ़त अब खो गई, जिससे नैन थर्सडे ने निराशा में अपने दांत पीस लिए। आखिर उसकी लोकप्रियता फिर से क्यों गिर गई? वह वस्त्रों को इकट्ठा करने के लिए चला गया। उसके चेहरे पर असंतोष था। मालिक, उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर कोई और काम है तो आप जा सकते हैं। बेशक, उसने फौरन कहा। मैन थर्सडे ने उस पर एक चेहरा भी बनाया, जिससे उम्मीद के मुताबिक उसकी लोकप्रियता में और गिरावट आई। मैं वैसे भी और अधिक रुकना नहीं चाहता था। प्रमुख शिष्य चियाओ जिचांग का आज्ञाकारी अंदाज देखकर मैन थर्सडे ने ताना मारा। एक सुंदर चेहरा वाकई में काम आसान बना देता है। चियाओ जिचांग के कान बहुत तेज थे। उस शिष्य ने भले ही धीरे से कहा, पर उसने हर एक शब्द सुना था। यह सुनकर उसने अपना सिर घुमाया। उन्होंने एक तीखी याद दिलाई। अफसोस बड़े भाई कि आपको याद है, पर मुझे नहीं। इस चुनौतीपूर्ण बयान ने शिष्यों के चेहरे को गुस्से में मरोड़ दिया। फिर भी उसने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। अपने कमरे में वापस आकर नान थर्सडे जल्दी से बैठ गई ध्यान करने के लिए। जब मैंने क्यू को मारा तो मैंने स्पष्ट रूप से अपने शरीर के भीतर एक मोहर को महसूस किया। ऐसा लगता है कि किसी ने मेरी साधना को गोल्डन कोर चरण तक दबा दिया है। उसने गहरी शंका के साथ बुदबुदाया। लेकिन उपन्यास में इसका कभी उल्लेख नहीं किया गया। मुझे नहीं पता कि यह मोहर हमेशा से थी या नहीं। अपने मन को केंद्रित करते हुए और अपनी आध्यात्मिक सागर में गहराई से उतरते हुए उसने अपनी आध्यात्मिक रूप को जंजीरों से बंधा हुआ पाया। केंद्र में एक घूमती हुई बगुआ संरचना थी, जो लगातार उसकी असली साधना को दबा रही थी। उसने बाधा को तोड़ने की कोशिश में अपना हाथ घुमाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक एक विचार उसके मन में आया। क्या यह मेरे स्थानांतरण का परिणाम हो सकता है? एक प्राचीन आवाज उसके कानों में गूंज उठी। तुम्हारे अंग काफी फुर्तीले हैं, है ना? वह चौंक गई। उसके शरीर में तनाव भर गया। क्या यह शुआंतियान संप्रदाय के गुरु हैं? शुआंतियान संप्रदाय के गुरु की आवाज गंभीर थी। मैं मुश्किल से एक पल को गिरा हूं, और तुम मेरी शक्ति छीनने यहां आने की हिम्मत कर रहे हो। इस झूठे आरोप पर उसने अपनी ओर इशारा कर पलटकर कहा, क्या छीनना? किसे कह रहे हो तुम छीनने वाला? आखिर मैं कौन हूं? उसे अपने गुस्से का एहसास हुआ और वो फौरन ही पीछे हट गई। ओ नहीं नहीं नहीं, मैं इस दुनिया से नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि मैं इस शरीर में कैसे आ गया। चिंटेन गुरु की भौहें सिकुड़ गई। तुम किसी और दुनिया से हो। मैन थर्सडे ने इसे नकारा नहीं, बल्कि साफ साफ स्वीकार किया। हाँ हाँ, यदि आप मेरी मदद कर सकते हैं वापस जाने में, तो मैं अभी जा सकता हूँ। संप्रदाय के गुरु उसके सामने उतरे और उसके माथे पर सीधे एक प्रकाश बिंदु को छुआ। मैन थर्सडे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसे अपनी मर्जी करने दी। अपनी जांच के बाद उसने अंदर की ओर पीठ कर ली। भाग्य को चुनौती देना कठिन है। उसने चिंतित होकर पूछा, तो क्या मैं वापस जा सकती हूँ? संप्रदाय के गुरु ने सिर हिलाया, एक करारी चोट देते हुए। अब से तुम केवल इस शरीर में रह सकती हो। यदि यह शरीर नष्ट हो जाता है तो तुम पूरी तरह से गायब हो जाओगी। उसके शब्दों का भार नान थर्सडे पर दबाव डाल रहा था। मैंने उसके दिल को जकड़ लिया। मैंने तुम्हारी यादों को देखा है और कुछ बातें सीखी हैं। संप्रदाय मास्टर ने जारी रखा। स्वर्ग ने शियांटियन संप्रदाय पर दया दिखाई है। इसका भाग्य तुम्हारे हाथों में है, युवती। फिर उसने अपने हाथ जोड़े, मानो प्रार्थना कर रहा हो। फिर गुरुवार लगभग रोते हुए विलाप करने लगा। संप्रदाय प्रमुख, मैं शायद अपनी जान भी नहीं बचा पाऊं। शियांटियन संप्रदाय की तो बात ही छोड़िए। संप्रदाय प्रमुख ने उत्साहवर्धन के शब्द कहे। यदि स्वर्ग ने आपके आगमन का आदेश दिया है तो अवश्य ही कोई रास्ता होगा। सबसे पहले आपको इस मोहर का समाधान करना होगा। नान थर्सडे फौरन संभल गई। ओह, तो यह मोहर आपने लगाई थी? संप्रदाय प्रमुख संप्रदाय प्रमुख ने शर्माकर अपनी नजरें फेर ली। उनके गाल लाल हो रहे थे। हाँ हाँ, वही। नान गुरुवार को जब उत्तर मिला तो वह इतनी चौंक गई कि लगभग गिर ही पड़ी।
संप्रदाय के मास्टर ने गहरी सांस ली और विस्तार से बताया। शुरुआत में जब नानी गलती से गलत रास्ते पर चली गई तो उनके लिए दुष्ट प्रभाव का विरोध करना बेहद कठिन हो गया। उन्हें धर्म के मार्ग पर तबाही मचाने से रोकने के लिए दुष्ट ऊर्जा के आगे झुकने के बाद और इस डर से कि कोई इस स्थिति का फायदा उठा सकता है, मैंने अपनी अंतिम साधना का उपयोग करके एक मुहर छोड़ दी। एक बार छूने पर यह उस शरीर की साधना को दबा देगा जिससे वे बुरे कर्म करने में असमर्थ हो जाएंगे। नान थर्सडे ने सुना और विचारों में खो गई। तो यही कारण है कि मूल कहानी में शाहजी चांद जब वह गोल्डन कोर चरण में पहुंचा तो वह मूल मेजबान को मारने में सक्षम था। पता चला कि दानवी प्रभाव के अलावा एक मुहर भी है जो उसे नियंत्रित कर रही है। आहा, यह साबित करता है कि यह निश्चित रूप से मेरी मूर्खता के कारण नहीं था। अगर यह मुहर आपने लगाई है संप्रदाय प्रमुख, तो कृपया इसे मुझसे हटा दे। उसके अनुरोध का सामना करते हुए संप्रदाय प्रमुख ने असहजता से करवट ली। उसकी नजरों से बचते हुए उसने मासूमियत का नाटक किया। किसने कुछ किया, किसने कुछ छुआ? उसने बेपरवाही से कहा। अब बस इतना ही है कि अब मेरे पास केवल दिव्य चेतना का एक अंश बचा है। मेरी साधना भी काफी कम हो गई है। इसके अलावा मैंने इसे हटाने की कोई विधि नहीं छोड़ी। नान थर्सडे पूरी तरह से गलत महसूस करते हुए लगभग डांटते हुए बोले, तुमने क्या कहा? संप्रदाय प्रमुख इस मामले में अपनी गलती से अवगत उसे शांत करने का प्रयास किया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है। जब तक तुम देवता स्थानांतरण परिवर्तन चरण तक साधना करते हो, मैं तुम्हारी मुहर को तोड़ने में मदद कर सकता हूँ। नान थर्सडे अपने चेहरे पर झुंझलाहट के साथ जवाब दिया, कौन जानता है कि मैं देवता परिवर्तन चरण तक कब पहुंच पाऊंगी? संप्रदाय प्रमुख ने जल्दी से एक विकल्प पेश किया, या आप देवता परिवर्तन चरण या उससे ऊपर के एक पुरुष साधक को द्वैत साधना के लिए ढूंढ सकते हैं। इस तरह से आप उनकी आदिम यौन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। फिर मैं उनकी आदिम यौन ऊर्जा के भीतर की शक्ति का उपयोग करके आपकी मुहर को तोड़ने में मदद कर सकता हूँ। नैन थर्सडे शर्म से लाल हो गई, अपने हाथों से खुद को ढकते हुए विलाप करने लगी। अब न केवल मैं अपनी छोटी सी जान नहीं बचा सकता, बल्कि मैं अपनी पवित्रता भी नहीं बचा सकता। संप्रदाय के मास्टर के हाथ की एक लहर के साथ उसके चारों ओर उसके वरिष्ठ मार्शल भाइयों के अनगिनत चित्र प्रकट हुए। उसकी आवाज शांत और संयमित गूंज उठी। हालांकि देवता परिवर्तन चरण पार करने वाले बहुत कम लोग हैं, पर मेरे संप्रदाय के सभी शिष्य उस स्तर से ऊपर हैं। आप चाहे तो इनमें से किसी एक को चुन सकती हैं। यह सुनकर वो झेंप गई और उसने तस्वीरों को एक तरफ कर दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरे वरिष्ठ मार्शल भाई हैं, जैसे मेरे अपने सगे भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं, वे नहीं। दो सुझाव देने के बाद भी कोई फायदा न होने पर संप्रदाय प्रमुख ने हार मान ली। तो ऐसा लगता है कि अब आप केवल खुद पर ही निर्भर रह सकते हैं। जब तुम्हें मुहर तोड़ने की क्षमता मिल जाएगी तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगा। वर्तमान में मैन थर्सडे अपने बिस्तर पर निराश होकर बैठी थी, सिर अपने हाथों में, पूरी तरह से गतिरोध में। द्वैत साधना की तुलना में वास्तव में अनुकूलता बढ़ाना अभी भी बेहतर है, उसने मन बना लिया। हालांकि यह कठिन है, कम से कम प्रयास से कुछ प्रगति हो सकती है। शून्य में घूरते हुए उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। हाँ, सही है। आज जब मैं बू पीक से निकल रही थी तो वहां कोई बिजली नहीं थी, है ना? ऊपर से मैंने तोहफे दिया और शियाओ जिचान का साथ भी दिया। मेरी छवि तो कब की खराब हो चुकी है, फिर भी मुझ पर बिजली नहीं गिरी। उसने तालियां बजाई। तो क्या इसका मतलब है कि मैं जा सकती हूँ? भागने की अपनी योजना पर अमल करने के इरादे से उसने खुशी खुशी दरवाजा खोला, लेकिन संयोग से शियाओ जिचान ठीक तभी पास आ रहा था। वह अब भी उससे नाराज था और एक ठंडे स्वामी की तरह पेश आ रहा था। अपराध बोध से उसने पीछे हटकर थोड़ी दूरी बना ली। तुम लौट आए? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। आगे क्या करोगे? शियाओ जिचान का जवाब छोटा था, परिष्कृत गोलियां। नान थर्सडे ने उसे धीरे से टालते हुए ज्यूजी चान को खुश होकर प्रोत्साहित किया। अच्छा अच्छा, तुम गोलियां वाकई बहुत अच्छी बनाते हो। जब इतनी अच्छी बनाते हो तो तुम्हें जाना चाहिए। हियाओजी चान की नजरें गहरी थी, मानो सामने खड़े गुरु को भेदने की कोशिश कर रही हो। नान थर्सडे एक सुनसान और कम यात्रा किए गए क्षेत्र की ओर चुपके से चली गई। उसने काफी देर तक इधर उधर देखा, फिर हिम्मत करके बाहर झांका। पीछे के पहाड़ पर बहुत कम लोग होते हैं। अगर मुझ पर बिजली गिर भी जाए तो शायद कोई नहीं देखेगा, है ना? उसका दिल आशंका से धड़क रहा था। वह घबराते हुए अपनी तलवार पर सवार हुई और बड़बड़ाते हुए उड़ गई। सब ठीक है, शायद सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर उड़ने के बाद आकाश शांत रहा, जिससे मैन थर्सडे खुशी से झूम उठी। कोई बिजली नहीं, यह शानदार है। मैं आजाद हूं। लेकिन तभी जैसे ही ये शब्द उसके होंठों से निकले, आकाश स्याह काला हो गया। चौंककर उसने कहा, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। यह अच्छा नहीं है। जैसे ही उसके डर ने उसे बुलाया, बिजली लगभग तुरंत दिखाई दी और हर जगह गड़गड़ाहट की गूंज सुनाई देने लगी। मैन थर्सडे के भागने से पहले एक विशाल बिजली का कड़कड़ाहट बार बार उन पर गिरी। उसका पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो गया था। उसके बाल जले और धुएं से भरे हुए लग रहे थे। आंखें लाल जल रही थी। उसने आकाश की ओर इशारा किया और शाप दिया,
क्या तुम्हारे पास कोई युद्ध कौशल नहीं है? मैं पहले ही भाग रही थी, फिर भी तुम मुझे क्यों मार रहे हो? अचानक उसने कुछ गड़बड़ महसूस की, जैसे उसे निशाना बनाया जा रहा हो, मानो कोई सही मौके का इंतजार कर रहा हो उसे खत्म करने के लिए। हत्या का इरादा अत्यधिक शक्तिशाली था। इस दुष्टता का स्रोत कोई और नहीं बल्कि शियाओ जिचान था। उसने उसके अजीब व्यवहार को देखकर उसे गुप्त रूप से पीछा करना शुरू कर दिया था। एक विचार उसके मन में लगातार गूंज रहा था, यह दुष्ट महिला अभी अभी बिजली की चपेट में आई है। उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त है, उसकी हरकतें धीमी हैं। उसे अभी मार दो, उसे मार दो। मेरी तलवार का सिर्फ एक बार और मैं उसकी पकड़ से आजाद हो सकता हूँ। नान थर्सडे ने हत्या के इरादे को महसूस किया और तेजी से उसके स्रोत की ओर मुड़ी और देखा कि शियाओ जी चान वहां खड़ा है और ठंडा और प्रभावशाली खड़ा था, एक ठंडी आभा बिखेरते हुए। कमजोर होकर जमीन पर बैठी, उसने तुरंत उसकी मंशा को पहचान लिया। वह मुझे मारना चाहता है, हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। मैं अभी बहुत कमजोर हूं, मैं बिल्कुल भी उसे कोई मौका नहीं दे सकती। यह सोचते हुए उसने खुद को खड़ा होने के लिए मजबूर किया और सतर्क मुद्रा बनाए रखी। हिम्मत दिखाकर उसने अभिवादन किया। शिष्य, तुम यहाँ क्यों? मैंने तुम्हें औषधियां बनाने भेजा था ना। पहली बार औषधियां बनाने में कुछ बातें समझ नहीं आई, इसलिए गुरुजी से मार्गदर्शन लेने आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपको इस हाल में देखूंगा। मार्गदर्शन? मेरे पैर। उसने मुझे बिजली से टकराते देखा और सोचा कि उसका मौका आ गया है मुझे खत्म करने का। शियाओ जी चांद ने खतरनाक चमक के साथ अपनी आंखें सिकोड़ी और सीधे उसे घूरने लगा। वह एक कदम और करीब आया। मास्टर, क्या हुआ आदमी? गुरुवार ने तब तक अपनी चाबुक निकालकर उसे पीठ के पीछे छुपा लिया था। यदि शियाओ जिचान ने हमला किया तो वह लड़ेगी, अपनी पूरी ताकत से पलटवार करेगी। चिंता मत करो शिष्य, यह सिर्फ बिजली को मेरे शरीर में खींचने की मास्टर की विधि है। पूरी तरह से सीधा चेहरा बनाए रखते हुए उसने अपने सीने पर हाथ रखा और समझाया। बिजली को शरीर में अवशोषित करना न केवल उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि यह साधना को भी बढ़ाता है। शियाओ जी चांद चुप रहे, यह देखने के लिए उसे देख रहे थे कि क्या वह सच कह रही है। सौभाग्य से उसी क्षण एक आवाज ट्रांसमिशन मिशन ताबीज के माध्यम से गूंज उठी, जो शांतियन संप्रदाय के हर शिष्य तक पहुंची। यह नान थर्सडे के लिए किसी जीवन रक्षक से कम नहीं था। शिष्य झूठ नहीं फैलाते। वर्गीय बिजली मार्शल आर्ट ही नैन थर्सडे की विधि है, जिससे वह बिजली को अपने शरीर में खींचती हैं। सभी शिष्य अपनी अपनी जगहों पर लौट जाए और कोई गड़बड़ी न करे। नैन थर्सडे अत्यंत प्रसन्न थी, अंततः राहत की सांस ले सकी। स्वान ब्रदर के लिए बुरा नहीं, वे शब्द बिल्कुल सही समय पर कहे गए थे। शियाओ जी चांद कुछ आश्वस्त लगे और फौरन अपनी तलवार स्थानिक अंगूठी में वापस बुला ली। अच्छा है कि मास्टर ठीक है। तुमने कहा था ना कि तुम्हें गोलियां बनानी है। तुम आगे बढ़ो, मास्टर साफ करेंगे और जल्द ही आएंगे। नान थर्सडे ने अपने हाथ को लापरवाही से हिलाया, यह जानते हुए कि वह हमला नहीं कर सकता। शियाओ जी चांद रुकना नहीं चाहता था और जल्दी से मुड़कर जाने लगा। जैसे ही उसकी आकृति गायब हुई, नान थर्सडे का पूरा शरीर ढीला पड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। ऐसा लगता है कि मैं स्क्रिप्ट से हट सकता हूँ, इस विनाशकारी व्यक्तित्व को छोड़ सकता हूँ और वो पीक से जा सकता हूँ, लेकिन मैं शियाओ जी चांद को नहीं छोड़ सकता। मूल कहानी में शियाओ जी चांद केवल अपनी 4 श्रद्धांजलि आध्यात्मिक जड़ों से सीमित था, जो प्रभावी रूप से साधना करने में असमर्थ था, जब तक कि उसने मूल मेजबान को नहीं मारा और उसकी आध्यात्मिक जड़ों को अवशोषित कर अपनी साधना के लिए उपयोग नहीं किया। उसके ऊपर नाराजगी की लहर छा गई और उसने हवा में अपनी बीच की उंगली उठा दी। तो मैं सिर्फ शियाओ जिचान की खेती का भंडार हूँ। अपने आप को संभालने और अपनी ताकत वापस पाने के बाद वह धीरे धीरे शियाओ जिचान के निवास स्थान की ओर बढ़ी। अंदर कदम रखते ही वह यह देखकर हैरान रह गई कि जगह बिल्कुल साफ सुथरी और व्यवस्थित थी, कहीं भी धूल का एक कण नहीं था। वो सोचने लगी, सच में पुरुष नायक के योग्य है। उसने अपनी जीभ से क्लिक किया। अंदर या बाहर एक भी खामी नहीं। मैं सोचती हूँ कि कौन भाग्यशाली होगा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। सही, लेखक ने कहा था कि महिलाएं उसकी तलवार खींचने की गति को प्रभावित करेंगी। तो शियाओ जी चांद हमेशा अकेला है, बिना किसी साथी के। वह जैसे अचानक प्रकट हुआ, उसकी आवाज में असंतोष छलक रहा था। मास्टर किस बात पर हंस रहे हैं? अचानक आवाज से नान थरसड़े चौंक गईं और जबरदस्ती हंसकर फौरन बात बदल दी। कुछ नहीं, कुछ नहीं। शिष्य, तुम कौन सी गोली बनाने वाले हो? उसका जवाब था, कट ब्लड रिप्लेनिशिंग पिल। दवाई की गोली का नाम सुनकर नान गुरुवार को अवाक रह गई। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है या वह व्यंग्य कर रहा है? शियाओ जी चांद ने उस पर ध्यान नहीं दिया, अपनी ऊर्जा को एक लौ उत्पन्न करने में केंद्रित किया। फिर उसने कुशलता से लौ को गोली भट्टी की ओर निर्देशित किया। यह गोली शोधन है, नान थरसड़े ने सोचा, मंत्रमुग्ध होकर। यह वास्तव में काफी प्रभावशाली है। वो किसी काम का नहीं। नहीं, शियाओ जी चांद सिर्फ एक शक्तिशाली साधक नहीं है। वो लेवल 8 के औषधि मास्टर और अस्त्र शोधक भी हैं। उनकी कृपा पाने का यह तो एक सुनहरा अवसर है। यही सोचकर उसने एक भंडारण थैली निकाली।
क्योंकि पहली बार किसी भी औषधि को शुद्ध करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह अमर आत्मा जड़ी बूटी गोली की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है और आपकी प्रगति में मदद कर सकती है। इसे अपने गुरु का उपहार समझे। शियाओ जिचान अपने गुरु की अचानक उदारता से चकित होकर वहीं खड़े रह गए। उन्हें संभलने में कुछ क्षण लगे। मेरे लिए एक उपहार, मैन थर्सडे ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहे थे। क्या वह सच में मुझ पर भरोसा नहीं करता? बिल्कुल। मैंने तुमसे कहा था। अपने दुष्ट हृदय को शुद्ध करने के बाद मैंने प्रकाश देखा है। अब से मैं तुम्हें अपने सच्चे शिष्य के रूप में मानूंगा। एक साधारण अमर आत्मा जड़ी बूटी कुछ भी नहीं है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अमर आत्मा जड़ी बूटी को गोली भट्टी में डाल दिया और उसे पछतावे की एक टीस महसूस हुई। वो अच्छी चीज थी। सीनियर ब्रदर लियू का दिल टूट गया था जब उन्होंने इसे मूल मेजबान को दिया था। जब उसने सभी अमर आत्मा जड़ी बूटियों को औषधि भट्टी में डाल दिया तो शिवजी चांद ने उसे रोकने के लिए तुरंत पुकारा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नान थर्सडे ने यह मानते हुए कि वह केवल स्पष्ट बर्बादी से परेशान था, हंसते हुए उसे आश्वस्त किया। शिष्य, अपने गुरु के साथ इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो बस अमर आत्मा की जड़ी बूटियां हैं। यह तुम्हारा पहली बार है जब तुम एक गोली बना रहे हो। तुम्हें थोड़ी घबराहट हो रही होगी, है ना? उसकी आंखें अब आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई गोली भट्टी पर टिकी थीं। उसने एक ठंडी, सूखी हंसी छोड़ी। एक गूंजती हुई आवाज फूटी। गोली भट्टी फट गई, अनगिनत धूल के टुकड़ों में बिखर गई। नैन थरसड़े चौंक गई और जो कुछ अभी हुआ था उससे पूरी तरह से हतप्रभ होकर घूम गई। जैसे कोई बच्चा रंगे हाथों पकड़ा गया हो। वह हक्का बक्का होकर बड़बड़ाई, अब क्या होगा? गोली बनाने वाली भट्टी क्यों फट गई? शियाओजी चांद ने आगे बढ़ते हुए बचे हुए मलबे को इकट्ठा करते हुए एक और ठंडी हंसी छोड़ी। मेरी दवा भट्टी को नष्ट करना और मुझे दवाएं बनाने से रोकना, क्या यही गुरु की मंशा नहीं थी? अब जब आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, कृपया यहां से चले जाएं। मुझे अभी भी इस गड़बड़ी को साफ करना है। शियाओजी चांद द्वारा खारिज किए जाने पर नान थरसड़े अवाक रह गई, बहस करने में असमर्थ। विस्फोट से उसके बाल बिखरे हुए थे। नान थरसड़े ने गुस्से में जवाब दिया, तीसरे भाई ने साफ कहा था कि ये जड़ी बूटियां गोली की अंगूठी को बेहतर बनाने के लिए काफी है। मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता था। अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाना होता तो मैं इनका इस्तेमाल क्यों करता? मास्टर की नजरों में मैं एक मक्खी के सिवा कुछ नहीं, उन अमर आत्मा जड़ी बूटियों के लायक नहीं जो मास्टर ने मेरे लिए चुनी। उनके शब्दों ने उसे क्रोधित कर दिया। वह आगे बढ़ी, उसका कॉलर पकड़कर उसे अपनी नजरों से मिलने के लिए मजबूर किया। अगर मैं सच में तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती तो ये इस तरह नहीं फटता। निराश और हताश होकर उसने दोहराया, अगर मैं सच में तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती तो यह इस तरह नहीं फटता। शियाओ जिचान ने उसे संदेह और अविश्वास के मिश्रण के साथ देखा। अभी भी सवाल कर रहे हो? आमतौर पर गोलियों को परिष्कृत करने के लिए केवल आधा पत्ता ही चाहिए होता है ताकि रैंक 3 स्तर तक बढ़ सके। आपने पूरा गुच्छा डाल दिया। यह आश्चर्य की बात है कि यह पहले नहीं फटा। उसकी बातों से आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो दवा की भट्टी यह सह नहीं पाई और खुद ही नष्ट हो गई। अपनी भूल समझकर उसने धीरे से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि दवा बनाना इससे कहीं ज्यादा आसान है। मैं लापरवाह थी। जियाउजी चान उसके माफी मांगने से अप्रभावित रहे और उनके प्रति उसकी पसंदगी और भी कम होती दिखी। मैं मास्टर की माफी स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे अभी भी अपना कमरा साफ करना है। कृपया चले जाएं। आप भरते हुए नैन थरसड़े उदास मन से बाहर निकल गईं, पीछे मुड़कर उस तबाही को देखते हुए जो उन्होंने पैदा की थी। अपने कमरे में वापस आकर वह बिस्तर पर गिर पड़ी, बड़बड़ाते हुए, आखिरकार बात साफ करना कितना मुश्किल था। और मैं किसी और को दोष भी नहीं दे सकती। अगर किसी को दोष देना है तो वो मैं हूं, क्योंकि मेरी अच्छी नीयतें बुरी तरह से गलत हो गई। मुझे याद है कि मूल कहानी में वह दवा भट्टी कुछ थी जिस पर शियाओ जिचान ने अपनी सारी बचत खर्च कर दी थी। खैर, मैं नान थर्सडे अब से वह नहीं हूं जो गलतियां करता है और उन्हें स्वीकार नहीं करता। वह सीधी बैठ गई और अपने वरिष्ठ भाई से संपर्क किया। तीसरे वरिष्ठ भाई, मुझे तीसरे वरिष्ठ भाई को कॉल करना है। लियू किकिंग का चेहरा कनेक्टिंग स्क्रीन पर दिखाई दिया। जूनियर सिस्टर, क्या बात है? एक पल के लिए हिचकिचाते हुए उसने आखिरकार पूछा। कुछ खास नहीं। थर्ड सीनियर ब्रदर, क्या आप मेरे लिए एक दवा की भट्टी ढूंढ सकते हैं? लियू किचिंग उसकी मांग से हैरान होकर बोले, क्या तुमने दवा बनाने का काम नहीं छोड़ दिया था? जूनियर सिस्टर, तुम्हें दवा भट्टी की क्या जरूरत है? नान थर्सडे ने शर्माते हुए कहा, मैंने शियाओ जिचांग की गोली भट्टी उड़ा दी, इसलिए हुआ। लियू किचिंग ने नरमी से सिर हिलाया। जूनियर सिस्टर, तुम्हारी गोली बनाने की कला जानता हूं, तो इसमें कोई हैरानी नहीं। भट्टी एक्सप्रेस फट गई। चिंता मत करो, मैं एक भिजवा देता हूं। ठीक है, तो आपको तकलीफ दूंगा। सीनियर ब्रदर, यह बात नान ने गुरुवार को कही और मैं फोन रख रहा हूं। लेकिन उसके तीसरे वरिष्ठ भाई लियू चिचिंग ने उसे रोका और जिज्ञासा से पूछा, अचानक अपने शिष्य में यह दिलचस्पी क्यों? छोटी बहन, तुम हमसे कभी कुछ नहीं मांगती और अब उसके लिए मेरी मदद मांग रही हो। उसके अगले ही शब्दों से उसकी धड़कनें बहुत तेज हो गई। ये मत कहो कि तुम्हें वो लड़का पसंद आ गया है। नैन थर्सडे ने हंसकर इस विचार को खारिज कर दिया। सीनियर ब्रदर, आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। मैं पहले अपनी आंतरिक समस्याओं में उलझी थी, इसलिए मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। अब जब वे हल हो गए हैं
तो मैं स्वाभाविक रूप से उनके गुरु के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहता हूँ। लियू किचेंग ने उसके स्पष्टीकरण को संदेहपूर्ण दृष्टि से सुना। उसने शियाओ जिचोन का अपना मूल्यांकन प्रस्तुत किया, लेकिन उसकी आध्यात्मिक जड़ में 4 गुण है। चाहे वह कितना भी साधना करे, वह अधिक प्रगति नहीं कर पाएगा। क्या आपको एक नया व्यक्तिगत शिष्य चुनने की आवश्यकता है? यह आपके लिए शर्म की बात होगी कि वह आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करे। हजरे ने टालते हुए अपना हाथ हिलाया। ओह नहीं नहीं, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने उसे अभी तक कुछ भी ठीक से सिखाया नहीं है। आगे देखते हैं कि चीजें कैसी रहती हैं। लियू चिचिंग ने विषय बदलकर कुछ और बात शुरू की। ठीक है, पेंटियन गुप्त क्षेत्र 15 तारीख को खुलेगा। सभी शिष्य इस परीक्षा में भाग लेंगे। फिर आप किसी को पसंद कर सकते हैं। उस समय परिचित से परे परिचित नाम ने नान थरसरे का ध्यान खींचा। पेंटियन गुप्त क्षेत्र, यह क्या है? शायद आपके एकांतवास ने आपको भुला दिया है। लियू चिचुंग ने धैर्यपूर्वक समझाया। पेंटियन गुप्त क्षेत्र हर 15 साल में खुलता है। संवर्धन जगत के प्रमुख और गौण संप्रदाय अपने नए शिष्यों को परीक्षाओं में भाग लेने के लिए भेजते हैं। यह उनकी क्षमताओं को परखने और उनके संप्रदाय की शक्ति को प्रदर्शित करने का एक अवसर है। इसी गुप्त क्षेत्र उन उपन्यासों जैसा ही लग रहा था जो उसने पढ़े थे। एक विचार उसके मन में आया। मूल कहानी में शियाओजी चांद ने अपने मूल गुरु, उसके पूर्व स्वरूप को समाप्त कर दिया था। सही। जब पेंटियन गुप्त क्षेत्र खुला तो उसने उस क्षेत्र के भीतर औषधि राजा की विरासत प्राप्त की। बस उसने सोचा, मैं शियाओजी चांद को फेंटियन गुप्त क्षेत्र में जल्दी प्रवेश करने दे सकता हूं, ताकि वह मुझे समाप्त करने का समय चूक जाए। फिर कहानी को बदला जा सकता है। उसकी आवाज में उत्साह उमड़ रहा था। उसने पूछा, वरिष्ठ भाई, क्या शियाओजी चांद फेंटियन गुप्त क्षेत्र में भाग ले सकता है? लियू चिचिंग का जवाब ठंडे पानी की बाल्टी जैसा था। छोटी बहन, जीवन और मृत्यु का निर्धारण फेंटियन गुप्त क्षेत्र में भाग्य द्वारा होता है। भले ही तुम उसे अपना शिष्य बनाने का पछतावा करो, तुम उसे मौत के मुंह में नहीं भेज सकती। आंतो ने अंदर ही अंदर खड़ा होकर कहा, उसे मौत के मुंह में भेज दो। इस दुनिया में भले ही बाकी सब लोग मर जाएं, लेकिन उसके जैसे नायक इतनी आसानी से नहीं मरेगा। उसने अपनी बात पर जोर दिया। पेंटियन गुप्त क्षेत्र में जीवन और मृत्यु अनिश्चित है। यह नए शिष्यों के लिए एक परीक्षा है, अथवा इतना अधिक नहीं है। अगर वह जल्दी जा सके तो यह उसके लिए एक शुभ अवसर हो सकता है। वरिष्ठ भाई, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी अडिग आत्मविश्वास को देखकर लियू चिचुंग ने हार मान ली। मेरी माफी छोटी बहन, मैं बकवास कर रहा था। N30 गुरुवार को जोड़ा। मैंने पाया है कि शियाओ जिचान में औषधि शोधन और हथियार निर्माण की प्रतिभा है। क्या आप दोनों के लिए कुछ बुनियादी सामग्री ढूंढ सकते हैं और उसे भेज सकते हैं? यू किचेंग ने तुरंत सहमति जताई। निश्चित रूप से, बस एक पल रुको। जब वह नान थरसड़े को गोली की भट्टी देने जा रहा था, उसने पीछे से एक आवाज सुनी, तीसरे सीनियर भाई। पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने दूसरे सीनियर भाई बिंग शिरेन को इस ओर आते देखा। बिंग शिरेन ने शांत स्वर में कहा, चेहरे पर आश्चर्य स्पष्ट था। लियू किचेंग ने पूछा, दूसरे सीनियर भाई, क्या आप भी छोटी बहन के लिए सामग्री और एक दवा भट्टी ला रहे हैं? दोनों ने एक साथ महसूस किया और एक स्वर में एक्सक्लेम किया। तो वह दौरा चाहती थी। दूसरे सीनियर भाई, लियू चिचेंग ने शुरू किया। उनके माथे पर एक चिंतित शिकन उभर आई। क्या आपने देखा है कि छोटी जूनियर बहन हाल ही में बदल गई है? पेंगशी ने दूसरे सीनियर भाई में एक भौं उठाई। आपका क्या मतलब है? लियू चिचिंग ने जारी रखा। गुरु ने जाने से पहले एक मुहर के साथ दिव्य चेतना को भीतर छोड़ दिया। छोटी जूनियर बहन, अगर वह किसी हृदय राक्षस द्वारा प्रभावित होती है या पकड़ी जाती है, तो गुरु की दिव्य चेतना हमें तुरंत सूचित करेगी। मेरा मतलब वो नहीं था, लियू किकिंग ने स्पष्ट किया, एक उदासीन हाथ लहराते हुए। बस हाल ही में वह अपनी तथाकथित सीधी शिष्या को लेकर अत्यधिक चिंतित रही है। उन्होंने अपनी उंगलियों पर गुरुवार की हाल की गतिविधियों को गिनना शुरू किया। वह शियाओजी चांद का पक्ष ले रही है। उसके लिए संप्रदाय के अन्य शिष्यों को दबा रही है। उसने तो दवा भट्टियों और सामग्रियों की दोहरी मात्रा की भी मांग की। विंस, परेशान मत हो, ज्यादा मत सोचो। दूसरे सीनियर भाई, उसने लियू किचेंग की ओर चिढ़ाने वाली नजर डाली। तब तुम बस जलते नहीं हो। छोटी जूनियर बहन, हृदय राक्षस से बचने के बाद इस पिछले साल में अपने सीधे शिष्य के साथ अपने सीनियर भाई से भी बेहतर व्यवहार कर रही है। यही कारण है कि तुम इतने परेशान हो, है ना? लियू चिचेंग को इतनी स्पष्टता से बुलाए जाने पर चेहरा लाल हो गया। उसने खांसते हुए अपनी शांति वापस पाने की कोशिश की। दूसरे सीनियर भाई, बेवकूफी मत करो। बिंगशी, जो अपने जूनियर भाई की भावनाओं से भली भांति परिचित था, ने कुछ सलाह दी। तुम्हारी यह मानसिकता स्वस्थ नहीं है। क्या होगा अगर छोटी जूनियर बहन को बिंगशी से पहले एक दाव साथी मिल जाए? लियू चिचेंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी। दाव साथी? छोटी जूनियर बहन अभी भी युवा है। बिंगशी ने बस हंसते हुए अपना सिर हिला दिया। चलो चले और देखें कि यह व्यक्ति कौन है जिसके बारे में छोटी जूनियर बहन इतनी चिंतित है। चलो देखें कि उसके पास किस तरह की क्षमताएं हैं। ऊपर की हलचल सुनकर नान थर्सरे और शियाओजी चांद जल्दी से बाहर आए उनके स्वागत के लिए। दूसरे सीनियर ब्रदर, तीसरे सीनियर ब्रदर, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? शियाओजी चांद ने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया।
सीनियर अंकल्स नमस्कार। जैसे ही उन्होंने शियाओ जिचान को स्पष्ट रूप से देखा, दोनों वरिष्ठ भाई कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब उन्होंने उसे करीब से देखा तो वे उसकी असाधारण सुंदरता से प्रभावित हुए। उन्हें डर था कि वे अपनी छोटी बहन की कृपा से बाहर हो सकते हैं, और एक ईर्ष्या की लहर उन पर छा गई। उनकी निगाहें तेज हो गई, बर्फीली हो गई, जैसे वे शाओ जिचान को घूर रहे हों। युवा शिष्य उनकी शत्रुतापूर्ण निगाहों के बोझ को महसूस करते हुए उनके प्रति अपनी सद्भावना को गिरता हुआ महसूस कर रहा था। नान थर्सडे इस दृश्य को अनफोल्ड होते देख घबराहट में अपने हाथ मरोड़ रही थी। शियाओ जी चांद बहुत संवेदनशील है, उसने सोचा। निराशा उसके अंदर समा रही थी। वह निश्चित रूप से उनकी दुश्मनी को महसूस करेगा। वह रोना चाहती थी। मेरे अनुकूलता अंक प्रारंभिक अजीब अभिवादन के बाद नान थर्सडे अपने वरिष्ठ भाइयों को गोली भट्टी विस्फोट की जगह पर ले गई। विनाश के दृश्य को देखते हुए दो वरिष्ठ भाई अनायासी बोल उठे, ओ भगवान, ये तो एक बड़ी आपदा है। नैन थर्सडे ने संकोच से सिर झुका लिया। शर्म और अपराधबोध का मिश्रण उन पर हावी हो गया। मैं तो रसायन विद्या को बिल्कुल नहीं समझती, उसने संकोच से स्वीकार किया। मैंने उसे गोलियां बनाते देखा और उसने कुछ भाला जड़ी बूटियां डाली, फिर उसकी गोली भट्टी फट गई। छोटी जूनियर बहन रिंग शिरिन ने धीरे से कहा, अगली बार बस अपने सीनियर भाई से पूछ लेना। मेरी बात सुनो, अब से दवा की भट्टियों को मत छूना। उनके बगल में लियू चिकिंग ने अफसोस जताया, मेरी अमर आत्मा की जड़ी बूटियां, कितना बड़ा नुकसान। रिंग शायर इन शियाओ जिचान की ओर मुड़े। उनका चेहरा नरम हो गया। उन्होंने कहा, तुमने कठिन समय देखा है। उसने अपनी कलाई के एक झटके से एक नया भव्य गोली भट्टी हवा में प्रकट कर दिया। यह एक सी हुआ भट्टी है, उसने समझाया। इसे नावों के लिए, गोली और हथियार परिष्करण दोनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। मैंने छोटी जूनियर बहन से सुना है कि आप दोनों में ही माहिर हैं। आज मैं यह भट्टी आपको भेंट कर रहा हूं। उम्मीद है आप उसकी उम्मीदों को नहीं तोड़ेंगे। अपने भीतर की भट्टी की इच्छा के बावजूद शियाओ जिचान ने उदासीनता का नाटक किया। विनम्रता से मना करते हुए कहा, यह शिष्य ऐसे दिव्य वस्त्र के योग्य नहीं है। वरिष्ठ चाचा लियू किकिंग का चेहरा मुरझा गया। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है? उसने नाखुशी से भरी आवाज में पूछा। दस की तीव्र वातावरण को देखते हुए नान थर्सडे ने जल्दी से स्थिति को संभालने के लिए कदम बढ़ाया। उसे यह क्यों पसंद नहीं आएगा? सीनियर ब्रदर, ये बच्चा काफी अजीब है। जब कोई उसे खजाना भी देता है तो वह हमेशा ऐसा ही रहता है। कियाओ जी चांद का चेहरा बच्चे कहे जाने पर काला पड़ गया। उनमें से निकल रही हत्या की भावना को महसूस करते हुए नान थर्सडे ने जल्दी से खुद को ठीक किया। पैसे भी, क्या यह उसके लिए एक बेहतरीन दवा भट्टी का उपयोग दवा और उपकरण दोनों को परिष्कृत करने के लिए करना व्यर्थ नहीं होगा। चलो इसे कुछ अधिक उपयुक्त चीज के लिए बदल देते हैं। उसने सावधानी से पीछे देखा। केवल यह देखकर भयभीत हो गई कि शियाओ जिचान की लोकप्रियता रेटिंग अभी भी गिर रही है। धत्तेरे की, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम अभी भी मेरी लोकप्रियता रेटिंग कम कर रहे हो। वो उस पर झपटकर उसे जमीन पर पटकना चाहती थी। उसका बायां दिमाग पानी है, उसका दायां दिमाग आटा है। मैं उसे तब तक हिलाऊंगा जब तक वह केवल आटा न बन जाए। दोनों वरिष्ठ भाइयों ने एक एक मैनुअल निकाला और शाओ की ओर फेंक दिया। यह मेरे औजार परिष्करण तकनीकों का वर्षों से हस्तलिखित रिकॉर्ड है। शायद यह आपके लिए उपयोगी होगा। अपने पिछले अनुभव से सीखते हुए शियाओ जी चांद ने इस बार मना नहीं किया और जल्दी से उन्हें स्वीकार कर लिया। धन्यवाद वरिष्ठ चाचाओ। जाने से पहले उनमें से एक ने शियाओ जी चांद को कुछ सलाह दी। एक पुरुष के रूप में मजबूत रीढ़ होना अच्छी बात है, लेकिन एक साथ गोली और उपकरण परिष्करण शैली का अभ्यास करना काफी हानिकारक हो सकता है। तो वरिष्ठ भाइयों को जाते हुए देखकर नान थर्सडे जल्दी से उनके पीछे दौड़ी। रुको वरिष्ठ भाइयों। अपने कमरे में शियाओ जिचान ने उपकरण परिष्करण मैनुअल को कसकर पकड़ा। उसका चेहरा गंभीर था और वह बुदबुदाया, क्या मजबूत रीढ़ है। यह तो बस तुम्हारा कर्ज है मुझ पर। नान थर्सडे अपने कमरे में लौटी और अगली सुबह जब सूरज आसमान में ऊंचा था तब तक गहरी नींद में सोती रही। इस बीच शियाओ जिचान ने पूरी रात साधना में बिताई। मुझे आश्चर्य है कि क्या शियाओ जी चांद ने कल मेरी सच्चाई को स्वीकार किया। क्या वह चिड़चिड़ा पसंदीदा रेटिंग बढ़ गई? वह आगे पीछे टहल रही थी, बेहद चक्कर महसूस कर रही थी। यह निवेश करने से भी अधिक रोमांचक है। शियाओ जिचान की ठंडी आवाज बाहर से आई। मालिक, खाने का समय हो गया है। उसने अपनी सीट से आराम से जवाब दिया। अंदर आओ। शियाओ जी चांद ने भोजन की ट्रे लेकर प्रवेश किया। पूरी रात के बाद उसकी वर्तमान पसंद की रेटिंग केवल -49% थी। इससे नान थर्सडे बहुत खुश हो गई। ओह, ये शानदार है। यह 26 अंक और गिर गया। जब शियाओ जिचान की लोकप्रियता रेटिंग अचानक 2% बढ़ गई तो वो उत्साह से लगभग झूम उठी, जिससे उसे अपना मुंह बंद करना पड़ा। जैसा कि उम्मीद थी, मुझे उसके विचारों को समझने की कोई प्रतिभा नहीं है। उसने निराश होकर कहा, तुम बैठो और पहले खाओ। मैं अपनी कटोरी और चॉपस्टिक्स ले लूंगा। शियाओ जिक्वान को ऐसा लगा जैसे वह कोई मजाक सुन रहा हो। उसने अविश्वास से कहा, आध्यात्मिक चावल एक अत्यंत दुर्लभ व्यंजन है। केवल वरिष्ठ चाचा और गुरु ही इसका हिस्सा प्राप्त करते हैं। यह सुनकर उसने तुरंत आध्यात्मिक चावल उसे पेश कर दिए। यहाँ, तुम इसे खाओ। तुम अभी भी युवा हो और तुम्हें पोषण की जरूरत है।
मैं इसके बिना ठीक हूँ। किसी कारणवश उसके इस दयालु व्यवहार ने शियाओ ज़िचान को क्रोधित कर दिया, जिससे उसकी पसंद की रेटिंग घटकर -54% हो गई। नान थर्सडे अपना सिर तकिए पर पटकना चाहती थी। इस व्यक्ति को खुश करना स्वर्ग जाने जितना कठिन है। क्या हो रहा है? मैं कुछ गलत कहता हूँ और वह तुरंत नाखुश हो जाता है। जियाओ जिचान का चेहरा और गहरा होता जा रहा था, जिससे नान थर्सडे और अधिक चिंतित हो रही थी। उसने उसे मनाने की पूरी कोशिश की। अरे, अरे, चीज़ों को ज़्यादा मत सोचो।